इस वीडियो के बाद आपको एमसीक्यूज के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सर इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने आपके पूरे सीए फाइनल ऑडिट के आई से जहां से भी डायरेक्ट एमसीक्यूज बना सकता है वो सारे डायरेक्ट एमसीक्यूज की चीजें हमने कवर कर रखी है पूरे सिलेबस में। जहां पे भी आपको डेटा पॉइंट्स मिल सकते हैं, जहां पे भी आईसीए ने फिगर्स दिए हुए हैं, जहां पे भी थ्रेशोल्ड्स है, लिमिट्स है, पेनल्टीज है, वो सब कुछ हमने कवर किया है। 100% कवरेज आपको मिलने वाला है। यहां पे मैंने आपको टॉपिक वाइज बताया कि टॉपिक वाइज हमारा कितना डेटा पॉइंट है। तो अगर कोई ऐसा चैप्टर भी है जो आपने शायद छोड़ रखा है या फिर आपने अच्छे से नहीं किया है, तो उसके एटलीस्ट ये डेटा पॉइंट्स आप करके चले जाइएगा, क्योंकि ये जो आपके एमसीक्यू पॉइंट्स है ये आईसीए एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है एंड आईसीए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी पूछता है। अगर कोई ऐसा बैंक ऑडिट हो, एनबीएफसी ऑडिट हो जो आपने पूरा नहीं किया हो, तो एटलीस्ट आप ये सारे पॉइंट्स जो है वो करके जाइएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे। एंड साथ ही साथ पूरे आपके सीए फाइनल ऑडिट सिलेबस में कहीं पे भी अगर एप्लीकेबिलिटी की बात है कि एप्लीकेबिलिटी में हम क्या चीज करेंगे, तो वो भी हमने यहां पे कवर कर रखी है। जैसे यहां पे आपको कारो 2020 दिख जाएगा, आईएफसी कहां पे लगता है वो दिख जाएगा, और इंटरनल ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी दिख जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो रहने वाला है, बहुत डिटेल्ड और बहुत क्रिस्प तरीके से रहने वाला है। ये वीडियो आ रहा है हमारा मिशन सीए सीरीज के अंदर, जहां हमारा सिर्फ एक मिशन है कि जो भी बच्चा जिसने सीए फाइनल का एग्जाम है ऑडिट का सितंबर जनवरी 26 में, वो अच्छे से एकदम क्लियर करे। इसमें हमने बहुत सारी चीजें आपके लिए डाल रखी है, नीचे प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी पिन कमेंट में। सर हमने 5 डेज चैलेंज निकाल के रखा है, ट्रिकी पॉइंट्स एनालिसिस एंड मेमोरी टेक्निक्स प्रोवाइड किया आपको, स्पेशल स्टैंडर्ड्स का, पीई का, कारो का, एसडीजी एंड एसडी एश्योरेंस का आपके लिए बहुत मस्ट वॉच है सारे के सारे वीडियोस। पास्ट एंड एनालिसिस किया मई 24 से लेकर सितंबर 25 का, एग्जाम वैलिडिटी एंड ए कैटेगरी बैचेस आप लोगों के लिए लॉन्च किए। 500 प्लस सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस किया। यूट्यूब पे कोई एड्स नहीं मिलेगा आपको एक महीने के लिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जहां से भी बन सकते हैं पूरे सीए फाइनल ऑडिट के, वो हमने आपको बना के दिए हैं। सारे के सारे सिचुएशन जहां पे भी मॉडिफाइड ओपिनियन होता है, ईओएमओ होता है, विड्रॉल होता है, इनएबिलिटी टू एक्सेप्टेंस होता है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलता है, बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए कर रहे हैं। और इस बार हम डिस्कस करने वाले इस पर्टिकुलर वीडियो में 100% एमसीक्यू पॉइंट्स। ठीक है, यस सर, प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए। कमेंट में लिख दीजिए सीए और आपका नाम, ताकि आप एक मैनिफेस्टेशन करके जाएं दैट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्लियर योर सीए फाइनल एग्जाम्स इन दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूंगा सर, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने में हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारे अपडेट्स आने वाले, बहुत सारे रिसोर्सेज आने वाले आप लोगों के लिए। एंड इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके लिए वीडियोस आने वाले हैं। और भी हम वीडियोस प्लान कर रहे हैं मिशन सीए सीरीज के अंदर। जब तक हमारा मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम ये वीडियोस डालते रहेंगे। ठीक है, यस सर, चलिए शुरू करते हैं हमारे 100% एमसीक्यू पॉइंट्स के साथ। और एक और चीज, अगर आपको आईसीआई के एमसीक्यू सॉल्व करने, जितने भी आज तक आईसीआई ने एमसीक्यूज बनाए, अगर आपको वो सॉल्व करने हैं, तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसपे ऑलरेडी 40,000 व्यूज आ चुके हैं। उसका मैं लिंक आपको नीचे डाल दूंगा, जिसमें सारे एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए हैं। एंड जो आईसीआई का 35 केस सिनेरियोस का बुकलेट है, उसको भी हमने मात्र 3 घंटे में पूरा अच्छे से डिटेल तरीके से सॉल्व किया है। उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। उस पर 45,000 व्यूज है। सिर्फ ये वाला वीडियो देखना है आपको, और ये जो 2 वीडियोस मैं लिंक नीचे डाल रहा हूं पिन कमेंट में, वो देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको एमसीक्यूज के लिए स्पेसिफिकली कुछ और करने की जरूरत नहीं है। फिर आप अपनी बस कॉन्सेप्ट बुक पे ध्यान दीजिए और आपका एमसीक्यूज बहुत अच्छी तरीके से आपसे बन जाएंगे। ठीक है, यस सर। हम बात करते हैं, सबसे पहले हम SQC1 एंड एसए 220 की बात करेंगे। यहां पे बोला गया एनुअली एटलीस्ट हमारे फर्म को ऑब्टेन करना है रिटर्न कंफर्मेशन उसके सारे पर्सनल से अबाउट इंडिपेंडेंस का कंप्लायंस, के हमारे जो हमारे लोग हैं वो इंडिपेंडेंस का कंप्लायंस कर रहे हैं, हमें एटलीस्ट एनुअली करना है। क्वेश्चन में आ जाए सर मंथली किया तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि यहां पे एटलीस्ट बोला है। अगर आपको और फ्रीक्वेंटली करना है तो आप कर सकते हो। छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं, जो आपको पीडीएफ देख के नहीं समझ में आएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर, लिस्टेड एंटिटी के केस में ईपी को रोटेट करना पड़ता है इन एटलीस्ट 7 इयर्स। लेकिन ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है आपके सोल प्रैक्टिशनर पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सोल प्रैक्टिशनर के लिए 5 साल की लिमिट होती है। 7 इयर्स के लिए आपके ईपी की लिमिट है, मतलब जो फर्म का ईपी होता है उसको 7 साल में तो रोटेट करना ही पड़ेगा। ईक्यूसीआर मैंडेटरी है सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए, अदर्स के लिए फर्म को खुद का क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। एंगेजमेंट फाइल को आपको कंप्लीट करना है, मतलब आपका जो ऑडिट डॉक्यूमेंट, जो आपकी असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल होती है, वो आपको कंप्लीट करनी है विद इन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट के 60 डेज के अंदर अंदर आपको अपनी ये असेंबली खत्म करनी है। एंड दूसरा, जब आप अपना रिटेंशन देखने जा रहे हो, तो आपका जो डेट का रिपोर्ट है या फिर जो आपके ग्रुप ऑडिटर्स के डेट का रिपोर्ट है, इन दोनों में से जो भी लेटर डेट है, उस लेटर डेट से 7 साल तक मुझे इस फाइनल ऑडिट फाइल को संभाल के रखना पड़ेगा, रिटेन करके रखना पड़ेगा। ऐसे 265 की बात कर लेते हैं, टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन की, कब हमें कम्युनिकेशन करना
है एज पर SF 265 अबाउट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज टू मैनेजमेंट एंड TCWG। अगर लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं तो बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय TCWG आपको अपनी बुक में नहीं मिलेगा, ये ICA ने एक MCQ में पूछा हुआ है। तो वो सारे पॉइंट्स जो ICA ने अपने MCQs में पूछे हुए हैं वो भी सारे पॉइंट्स मैंने यहां पे इंक्लूड किए हैं। तो ये बोल रहा है सर लिस्टेड कंपनी के केस में बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें ये कम्युनिकेशन करना है, एंड अनलिस्टेड कंपनी के केस में बिफोर असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल हमें ये कम्युनिकेशन करना है। नेक्स्ट SF 570 में क्या है सर, अगर मैनेजमेंट का गोइंग कंसर्न असेसमेंट, मतलब बेसिकली हमें मैनेजमेंट को बोलना है कि आप अपना जो गोइंग कंसर्न का असेसमेंट है वो एटलीस्ट 12 मंथ्स का तो करो। ठीक है, कितना करना है सर, 12 मंथ्स का हमें मैनेजमेंट को बोलना है, आप गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करके हमें दो। ऐसे 705 में बोल रहा है कि जब हम विड्रॉ कर रहे हैं या फिर रिजाइन कर रहे हैं, हम विड्रॉ कर रहे हैं एंगेजमेंट से या फिर रिजाइन कर रहे हैं, तो हमें ADT3 फाइल करना है। क्या फाइल करना है सर, ADT3 फाइल करना है। किसको फाइल करना है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फाइल करना है। कब तक फाइल करना है, जब हम रिजाइन कर रहे हैं उसके 30 डेज के अंदर अंदर हमें फाइल करना है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल एथिक्स में आपके बहुत सारे MCQs है। क्या क्या है सर, फेलो मेंबर की सबसे पहले बात करेंगे कि सर वो मेंबर जो आपका एसोसिएट है, जो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कर रहा है इंडिया में फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स, तो उसको हम फेलो CA मानते हैं, फेलो मेंबर बोलेंगे। डिसेबिलिटीज की बात कर लेते हैं मेंबरशिप के लिए, तो जब तक आप 21 ईयर्स के नहीं हो जाते, 21 साल के नहीं हो जाते, तब तक आप मेंबरशिप नहीं ले सकते हैं। पेनल्टी की बात कर लेते हैं कि सर पेनल्टी क्या होगी, अगर आप मेंबर नहीं हैं और आप खुद को एज अ मेंबर बता रहे हैं, CA नहीं और फिर भी आप खुद को एज अ CA बोल रहे हैं, तो पहली बार अगर हमने आपको पकड़ा है तो आपको 1000 रुपए तक का फाइन होगा, एंड अगर दूसरी बार हमने आपको पकड़ा तो आपको सजा होगी 6 महीने की, जेल होगी 6 महीने की, और फाइन हो सकता है 5000 का या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है, यह बात ध्यान रखना, सारी पेनल्टी सारी चीजें हमने इस वीडियो में कवर कर रही है। दूसरा, अगर आप ये फाइन पे नहीं कर पा रहे हैं तो आपको रिग्रेस इंप्रिजनमेंट हो सकती है 3 महीने की। ठीक है, यस सर। कैंसिलेशन ऑफ COP की बात कर लेते हैं कि आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कब कैंसिल होगा, जब आपने एनुअल फी पे नहीं करी है टिल 30 सितंबर। टिल 30 सितंबर आप फी पे कर दो, अगर नहीं किया तो फिर हम आपका COP कैंसिल कर देंगे। फिर बोल रहे कंपनी को कभी भी अकाउंटेंसी वाला काम, CA वाला काम नहीं करना है। फर्म LLP कर सकती है लेकिन कंपनी CA वाला काम नहीं कर सकती है। अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो उसका हर एक डायरेक्टर, मैनेजर, ऑफिसर, जो भी नोइंगली पार्टी है, जिसको पता है कि कंपनी ये कॉन्ट्रावेंशन कर रही है, उसको पनिशेबल होगा। फर्स्ट कन्विक्शन पे उसको 1000 रुपए देने होंगे, एंड सब्सीक्वेंट कन्विक्शन पे, मतलब दोबारा पकड़े जाने पे, उसको 5000 रुपए देने पड़ेंगे। फिर हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ ब्रांच ऑफिसेस की, कि सर हम जो ब्रांच ऑफिसेस करने वाले हैं उसमें हमें एक इंचार्ज रखना पड़ेगा हमारे ब्रांच में। तो ये बोल रहा है कि जो हमारा इंचार्ज ऑफ द ब्रांच है वो एक्टिवली एसोसिएटेड होना चाहिए उस ब्रांच के साथ। सर एक्टिवली एसोसिएटेड का मतलब क्या होता है, या तो वो ब्रांच के प्लेस पे रहता हो, उसका घर वहां पे होना चाहिए, या फिर वो ब्रांच को अटेंड करता हो फॉर एटलीस्ट 182 डेज इन अ ईयर। अब सर ये ईयर का मतलब क्या होता है वो हम अपने क्लैरिफिकेशंस वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, अब सर एग्जामिशन की बात कर लेते हैं, कब आपको सेपरेट इंचार्ज रखने की जरूरत नहीं है, जब आप हिल एरियाज में प्रैक्टिस कर रहे हो और आप 3 महीने के लिए नीचे आ रहे हो, प्लेन्स में आ रहे हो, नीचे आ रहे हो 3 महीने के लिए, तो फिर आपको बेसिकली ब्रांच इंचार्ज नया रखने की जरूरत नहीं है। आप खुद को बोल सकते हो कि मैं ही इसका ब्रांच इंचार्ज हूं। नेक्स्ट ये बोला है सर, दूसरा एग्जामिशन क्या है कि अगर आपका जो ऑफिस है वो आपके सिटी के बाहर है, तो सिटी वाली कंडीशन वो सब अलग है, लेकिन हम यहाँ पे फिगर्स वाले जितने भी पॉइंट्स है वो डिस्कस कर रहे हैं, डेटा पॉइंट्स आपके MCQ के लिए वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं जो आपका सेकंड ऑफिस है वो आपके फर्स्ट ऑफिस के सिटी के म्युनिसिपल लिमिट्स के 50 किलोमीटर के अंदर है, कि ये मेरा फर्स्ट ऑफिस है, ये मेरी म्युनिसिपल लिमिट्स है, ये मेरा सेकंड ऑफिस है, ये मेरी फर्स्ट ऑफिस के म्युनिसिपल लिमिट्स के जो हमारा दूसरा ऑफिस लोकेटेड है वो विद इन 50 किलोमीटर लोकेटेड है, तो फिर हमें इस सेकंड ऑफिस के लिए सेपरेट ब्रांच इंचार्ज रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो 50 किलोमीटर से ज्यादा हो गया तो फिर हमें ब्रांच इंचार्ज रखना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, शेयर ऑफ प्रॉफिट और सेल ऑफ गुडविल की बात कर लेते हैं कि सर गुडविल का सेल आप कब कर सकते हो, जब आपने विद इन द डेथ, मतलब या फिर आप जब भी आपका पार्टनर का देहांत हो जाए, प्रोप्राइटर का देहांत हो जाए, तो उसके 1 साल के अंदर अंदर अगर आपने उसको सेल कर दिया तो फिर माना जाएगा कि हाँ भाई अलाउड था। 1 साल के अंदर अंदर आपको सेल करना पड़ेगा, 1 साल के बाद आप सेल नहीं कर सकते हो। क्यों सर 1 साल में? क्योंकि आपका जो फर्म का नाम है उसको हम अलग से रखेंगे, मतलब ICAI जो है वो अलग से हटा के रखेगा, उसको रिमूव नहीं करेगा, लेकिन वो भी सिर्फ 1 साल तक ही रिमूव नहीं करेगा फ्रॉम द डेथ।
1 साल हो गया तो उसके बाद वो रिमूव कर देगा, फिर आप उसको सेल नहीं कर सकते फर्म के नाम को। नेक्स्ट, लीगल हेयर को परमिशन लेनी पड़ेगी काउंसिल की 1 साल के अंदर अंदर। लीगल हेयर को भी परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई हमारा डिस्प्यूट चल रहा है तो रुक जाओ, 1 साल के अंदर अंदर उनको परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम द डेथ। अगर डिस्प्यूट बिटवीन लीगल हेयर है तो आपको आईसीआई को इन्फॉर्म करना पड़ेगा विद इन 1 ईयर ऑफ डिस्प्यूट। 1 ईयर में आप जब आपका डेथ हुआ उसके 1 साल में आपको आईसीआई को बताना पड़ेगा कि भाई देखो देखो हमारा डिस्प्यूट है, तब हमारा जो नाम है वो रखा जाएगा। डिस्प्यूट सेटलमेंट के 1 साल तक वो रखा जाएगा, ऐसे हमारा नाम बचा के रखेगा। जैसे ही डिस्प्यूट सेटलमेंट हो गया, खत्म हो गया डिस्प्यूट, फिर उसके 1 साल तक आपका नाम रखा जाएगा, फिर आप किसी को बेच सकते हो 1 साल के अंदर अंदर। ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करी हमारे रिवीजन वीडियो में। यहाँ पे भी मैं आपको जितना हो सके उतना डिटेल में करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो कि सर ये वीडियो, ये पॉइंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वेबसाइट को हमें इन्फॉर्म करना है आईसीआई को एनुअली हमें वेबसाइट का इंफॉर्मेशन देना है आईसीआई को। राइटअप का जो फॉन्ट साइज है वो 14 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 6 यूनिट का मतलब होता है वो यूनिट जो रजिस्टर्ड है फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, 5 साल के लिए रजिस्टर्ड होना चाहिए, एंड जिसका एट द एंड ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर, ध्यान रखिएगा एट द एंड ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर बोला है कि अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपका अक्यूमुलेटेड लॉसेज आपका इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन नेटवर्थ हो गया तो चलेगा, लेकिन एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पे हम देखेंगे। अगर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पे भी ज्यादा है और आपको रजिस्टर्ड हुए एटलीस्ट 5 इयर्स हो गए हैं, तब हम आपको 6 यूनिट मानेंगे। सर क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं है, तो हम उसको अज्यूम कर लेंगे कि उसको 5 साल पूरे हो चुके हैं, ये वाली कंडीशन उसकी फुलफिल हो गई है, हम ऐसा अज्यूम करेंगे। नेक्स्ट, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है सर? 20% और मोर अगर मैं किसी में होल्ड करता हूं तो उसको सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बोलते हैं। यहां पे बोल रहे डायरेक्ट टीचिंग आवर्स। डायरेक्ट टीचिंग आवर्स मतलब क्या? मैं खुद जाके स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, डायरेक्टली मैं जब स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, वो आपके जो टीचिंग आवर्स है वो 25 आवर्स पर वीक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आपको अटेस्ट फंक्शंस लेना हो, तो अगर आपको साइन करनी हो रिपोर्ट्स में, तो फिर आप 25 घंटे पर वीक से ज्यादा आप नहीं पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, कूलिंग ऑफ पीरियड की बात कर लेते हैं कि अगर आप डायरेक्टर थे और आपने एज अ डायरेक्टर रिजाइन कर दिया किसी भी कंपनी से, तो आप उस कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते फॉर एटलीस्ट 2 इयर्स। 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड है, 2 साल के बाद आप उस कंपनी के ऑडिटर बन सकते हो जिस कंपनी के आप पहले डायरेक्टर थे। नेक्स्ट, क्लॉज 9 में आपका कुछ दिया गया है, ये हमारे कुछ कंप्लायंसेस है सेक्शन 139 और 140 के, जो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। इधर देखिए क्या बोल रहा है सर? फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी है वो बीओडी अपॉइंट करेगा 30 डेज के अंदर अंदर विद इन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। जैसे ही कंपनी रजिस्टर हुई उसके 30 डेज के अंदर अंदर बीओडी अपॉइंट करेगा। कैजुअल वैकेंसी बीओडी फिल करेगा विद इन 30 डेज। अगर कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर की वजह से हुई थी, तो ये जो बीओडी ने वैकेंसी फुल करी है, इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा बीओडी को विद इन 3 मंथ्स इन जनरल मीटिंग, कि सर आज उन्होंने अगर किसी नए ऑडिटर को अपॉइंट किया है तो उसके 3 महीने में उनको जनरल मीटिंग बुला के अपने शेयर होल्डर्स का कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि वो रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर की वजह से कैजुअल वैकेंसी हुई थी। नॉर्मल अगर कैजुअल वैकेंसी है तो फिर आप विद इन 30 डेज में अपॉइंट करके खत्म कर सकते हो। नेक्स्ट ये बोल रहा है सर, हमें जो भी हमारा न्यू ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, किसी भी कैजुअल वैकेंसी में हो रहा है, फिर नए एजीएम में हो रहा है, जब भी हमारा नया ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, तब हमें रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में बताना पड़ेगा सर? एडीटी 1 में बताना पड़ेगा। जब हम छोड़ के गए थे तो एडीटी 3 में बताया था, यहां पे बोल रहे हैं कि जब नया आ रहा है तो एडीटी 1 में बताना पड़ेगा। वहां पे 30 डेज के अंदर बताना था, यहां पे 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट मीटिंग के अंदर हमें बताना है, 15 दिन के अंदर अंदर हमें बताना है। आज मीटिंग में हमने डिस्कस किया कि हमारे ये नया ऑडिटर होने वाला है, तो 15 दिन के अंदर अंदर हमें रजिस्ट्रार को एडीटी 1 में बताना पड़ेगा। सारे के सारे एमसीक्यू पॉइंट्स आपके कवर कर रहा हूं डीप में जाके। डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स की बात कर लेते हैं कि सर अगर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास गया आपका मैटर, मतलब फर्स्ट शेड्यूल वाला मैटर है, और अगर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन बोलता है कि आप गिल्टी हो, तो पहले तो आपको डांट सकता है, रेप्रिमांड कर सकता है, दूसरा वो आपका नाम रिमूव कर सकता है अप टू 3 मंथ्स, और तीसरा वो आपको फाइन भी लगा सकता है अप टू 1 लाख का। लेकिन अगर आप गिल्टी हो सेकंड शेड्यूल या फिर बोथ शेड्यूल में, तो आप जाओगे डिसिप्लिनरी कमेटी के पास, और अगर आप गिल्टी हुए तो आपको डांट फटकारा जा सकता है, आपका नाम परमानेंटली रिमूव किया जा सकता है, या फिर कोई ऐसे पीरियड के लिए रिमूव किया जा सकता है जो भी उनको सही लगता हो कि नहीं भाई इसका नाम 5 साल के रिमूव कर दो, 10 साल के रिमूव कर दो, 1 साल के रिमूव कर दो, जैसा भी उनको लगता है, फिर परमानेंटली रिमूव कर दो, जैसा उनका मानो। और आपको फाइन लग सकता है अप टू 5 लाख रुपीस का। सर ये तो गलत हो गया मेरे साथ। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप अपील फाइल कर सकते हो, आप फाइल कर सकते हो, या फिर जो डायरेक्टर डिसिप्लिन है जिसने आपके अगेंस्ट केस किया था वो भी फाइल कर सकता है। हो सकता है उसको गलत लगा और नहीं भाई ये तो इसको छोड़ दिया, ऐसे कैसे छोड़ दिया। तो आपको जो भी अगर अपील फाइल करनी है तो आप अपील फाइल कर सकते हो एपेलेट अथॉरिटी को, लेकिन विद इन 90 डेज ऑफ द ऑर्डर आप फाइल करना। 90 डेज के बाद आप नहीं कर सकते हो, 90 डेज के अंदर अंदर ही आपको फाइल करनी पड़ेगी। चैप्टर नंबर 6 है हमारा एक टैक्स ऑडिट असाइनमेंट्स के लिए अंडर सेक्शन 44 AB। ये क्या बोलता है सर? सीए इन प्रैक्टिस 60 टैक्स ऑडिट से ज्यादा नहीं कर सकता है।
हर एक पार्टनर की लिमिट हम काउंट करेंगे 60 टैक्स ऑडिट में। इसमें हमारा सिर्फ 44 एबी के टैक्स ऑडिट लिमिट आते हैं, 44 एडी, 44 एडीए, 44 एई, ये सारी चीजें नहीं आती। हमने रिवीजन वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखी है। अगर आपको प्रोफेशनल थिंग्स में बहुत ज्यादा दिक्कत हो ना, तो मैं आपको भी बता देता हूं, हमारा एक रिवीजन वीडियो है जो 1,10,000 व्यूज क्रॉस कर चुका है। रिवीजन वीडियो की मैं बात कर रहा हूं, 3 घंटे में बहुत इफेक्टिवली हमने वो पूरा प्रोफेशनल एथिक्स डिस्कस किया है। आप वो रिवीजन वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बारीकियों से पता चलेगा कि ये बारीकियां जो होती है ये आईसीआई टेस्ट करता है, वही बारीकियां सारी हमने उस वीडियो में लिखी है आपके लिए। नेक्स्ट बोला सर चैप्टर नंबर 8 है हमारा, जो बात करता है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट्स की। तो ये क्लैरिफिकेशन में भी बताने वाला था, मैं आपको अभी भी बता देता हूं कि ये स्टैट्यूटरी ऑडिट की ही बात करता है। चैप्टर नंबर 8 आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट पे लगता है, टैक्स आपका और कोई ऑडिट पे जैसे इंटरनल ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, इन सब पे नहीं लगता है आपका ये चैप्टर नंबर 8। ये क्या बोल रहा है सर, आपका जो सीएआईपी है वो 30 ऑडिट्स कर सकता है। यहां पे 60 ऑडिट्स है टैक्स ऑडिट के लिए और 30 ऑडिट है अदर स्टैट्यूटरी ऑडिट्स के लिए। अब 30 ऑडिट्स में आपका क्या क्या आएगा सर, प्राइवेट कंपनी तो आ ही जाएगी या फिर कोई भी अदर कंपनी आ जाएगी, लेकिन 1 पर्सन कंपनी और डोमेंट कंपनी आपके 30 ऑडिट्स में काउंट नहीं होंगे। मतलब 1 पर्सन कंपनी का, डोमेंट कंपनी का आप जितना चाहे उतना ऑडिट कर सकते हो, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 9 है काउंसिल गाइडलाइंस में अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर की बात बोल रहा है। वो बोल रहा है कि अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, कौन सी कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो सर आप, या तो आप पीएसयू के हो, या तो कोई गवर्नमेंट कंपनी के हो, या तो कोई लिस्टेड कंपनी के हो, या फिर कोई अदर पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ और मोर है, उसके अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, तो आप उस स्टैट्यूटरी ऑडिट को तभी एक्सेप्ट कर सकते हो जो आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट से फीस मिल रही है वो आपकी अदर देन स्टैट्यूटरी ऑडिट, अदर देन ऑडिट वाली जो फीस है उससे ज्यादा होनी चाहिए। स्टैट्यूटरी ऑडिट वाली फीस आपकी ज्यादा होनी चाहिए, ये बात यहां पे कहना चाह रहा है। और वो जो अदर ऑडिट है उसमें 3 एक्सेप्शन थे, वो अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइए, पता चलेगा कि कितना आपने अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट बोल रहा है सर चैप्टर नंबर 10 में बात कर रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अगर आप इनडेटेड हो, अगर आपने उधारी ले रखी है उस पर्टिकुलर कंपनी से, तो आप उस पे अपॉइंटर एज एन ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो। तो यहां पे ये बोल रहा है कि सर जो भी हमारे चीज है, या तो हमने लिया है, हमारे किसी पार्टनर ने लिया है, हमारे फर्म ने लिया है, या फिर हमारे रिलेटिव ने लिया है, या फिर हमारे पार्टनर के रिलेटिव ने लिया है, तो भी हम नहीं हो सकते एज एन ऑडिटर अपॉइंट। कितना लिया है सर, या तो जितना आपके स्टैट्यूट में बोल रखा हो, जितना आपके लॉ में बोल रखा हो उतना लिया हो, उससे ज्यादा ले लिया हो, या फिर अगर स्टैट्यूट में नहीं बोल रखा है तो आपने अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा ले लिया हो, तो फिर आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। अब स्टैट्यूट की बात कर लेते हैं, हमारे पे लगता है कंपनी ऑडिट, क्योंकि हम कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं। तो कंपनी ऑडिट बोलता है कि सर आप 5 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते, और अगर आप गारंटी सिक्योरिटी दे रहे हो किसी और के नाम पे, तो आप 1 लाख से ज्यादा की गारंटी सिक्योरिटी नहीं दे सकते हो। ये हमें कंपनी ऑडिट में बोला गया, तो ये वाली लिमिट हमें फॉलो करनी है अगर हम किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं। अदर केसेस में हमें 1 लाख वाली लिमिट फॉलो करनी है। हम बात करते हैं नेटवर्क गाइडलाइंस की। इसमें सबसे पहले आता है फॉर्म ऑफ नेटवर्क। ये बोल रहा है सर पार्टनरशिप फर्म भी आपके नेटवर्क का पार्ट हो सकते हैं, लेकिन वो पार्टनरशिप फर्म, मतलब वो ऐसा पार्टनरशिप फर्म आप इस नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वो जो पार्टनरशिप फर्म है इसके 20 मैक्सिमम पार्टनर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 20 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं रख सकते हो। अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ नेटवर्क आपको लेना पड़ेगा। आपका फॉर्मेट जो है वो दिया गया है फॉर्म नंबर ए में, और आईसीआई को एक बार आपने अप्रूवल ऑफ नेम के लिए बोला तो आईसीआई को 30 दिन के अंदर अंदर या तो उसे अप्रूव करना पड़ेगा या फिर रिजेक्ट करना पड़ेगा। पहली चीज ये। दूसरा आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ नेटवर्क। आपको पहले आपने अप्रूवल ले लिया नाम का, अब आप कराने जाओगे रजिस्ट्रेशन। अब आईसीआई जो है, जब आपका नाम का अप्रूवल हुआ उसके 3 महीने तक आपका वो नाम जो है वो रिजर्व रखने वाला है अपने पास। क्यों सर? तब आपको लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है सर? फॉर्म बी में अप्लाई करके लेना है विद इन 3 महीने। 3 महीने तक आपका नाम रहेगा, तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको फॉर्म बी भर के रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया ऐसा तो फिर आपका नाम कैंसिल हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन लेना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। सिर्फ नाम अप्रूव होने से आप अपना धंधा शुरू नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट बोल रहे हैं आपको लिस्टिंग करवानी पड़ेगी। अगर आप किसी और नेटवर्क, अगर कोई आउटसाइड इंडिया वाला नेटवर्क है उसके साथ आप अपनी लिस्टिंग करवाने जा रहे हो, तो जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हमारी इंडियन फर्म का या फिर कोई मेंबर का, जो बाहर वाले मेंबर है उनको एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा आईसीआई को फॉर्म नंबर डी में कि भाई हमारा नेटवर्क लिस्ट होने जा रहा है। अब सर कब ये डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा? जब हम नेटवर्क में आए, उसके आने के बाद विद इन 30 डेज के अंदर अंदर हमें ये फॉर्म नंबर डी फाइल करना पड़ेगा। और एक हमने बात कर ली फॉर्म नंबर ए की, फॉर्म नंबर बी की, फॉर्म नंबर डी की, तो बीच में क्या बचा सर? फॉर्म नंबर सी। तो फॉर्म नंबर सी होता है आपका चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। कोई फर्म आ रही है, कोई फर्म जा रही है, तो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसके लिए आप कम्युनिकेट कर देना आईसीआई को फॉर्म नंबर सी फाइल करके, और जब चेंज हुआ उसके 30 डेज के अंदर अंदर आईसीआई को बता देना कि देखो भाई ये चेंज हुआ है। नेक्स्ट आते हैं आपके रिकमेंडेटरी जो हमारे मेजर्स है, जो रिकमेंडेटरी मेजर्स है। क्या बोल रहा है सर? जो ब्रांच ऑडिट है वो
वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स नहीं करेंगे अगर वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स 10 और मोर मेंबर्स वाले थे। मतलब अगर हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक फर्म है जिसके 10 और मोर पार्टनर्स हैं, तो फिर आप उनको ब्रांच ऑडिट मत देना, अपना किसी और ऐसी फर्म को ब्रांच ऑडिट देना जिसके लेस देन 10 मेंबर्स है, ताकि छोटी छोटी ब्रांच को भी काम मिले। दूसरा ये बोल रहे हैं अगर कोई लार्ज कंपनी है तो आप किसी और ऐसी फर्म को भी ऐसा जॉइंट ऑडिटर लेके आओ जिस फर्म में लेस देन 5 पार्टनर्स हैं, कि भाई कम 5 ही पार्टनर है बेचारों के, कम से 5 से कम मतलब 4 या फिर उससे कम आपके पार्टनर्स हो, तो उनको आप जॉइंट ऑडिटर हायर करो ताकि उनको भी पता चले कि बड़ी बड़ी कंपनीज का कैसे ऑडिट होता है, उनके पास भी काम आए। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि सर हर एक जो भी आपके पास ऑडिट है, जो भी आपके पास पूरा फर्म है, उसमें हर एक मेंबर आपके पास होना चाहिए। एक मेंबर मतलब क्या, एक सीए होना चाहिए फॉर एवरी 5 नॉन क्वालिफाइड मेंबर्स ऑफ द स्टाफ। मतलब 5 लोग जब आपके नॉन सीए हैं जो आपकी फर्म में काम कर रहे हैं, हर 5 लोगों के लिए आपके पास एटलीस्ट एक सीए होना चाहिए। अब ये जो हर 5 लोग जो मैं बोल रहा हूं नॉन क्वालिफाइड मेंबर्स, इसमें आप ये वाले लोग हटा देना, जैसे आर्टिकल असिस्टेंट को आप काउंट मत करना, टाइपिस्ट को काउंट मत करना, पीयून को काउंट मत करना, कोई भी अदर इंसान जो आपके प्रोफेशनल वर्क से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है आप उसको काउंट मत करना। उसके अलावा जितने भी नॉन क्वालिफाइड स्टाफ है, और उस हर 5 नॉन क्वालिफाइड स्टाफ के लिए आपके पास एटलीस्ट एक मेंबर होना चाहिए। नेक्स्ट एक और रिकमेंडेड मिनिमम स्केल ऑफ फीस की बात आती है, रिलेटिव साइज की बात कर रहे हैं। ये बोल रहा है आपका कि अगर आप ऑडिट कर रहे हो किसी भी नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज का, नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज मतलब जिसका पब्लिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पब्लिक का जिसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, जैसे मैं आपको अनलिस्टेड कंपनी बोलूं, प्राइवेट कंपनी बोलूं, तो ये जितनी भी कंपनीज है आपको आईसीएआई को डिस्क्लोज करना है। क्या डिस्क्लोज करना है सर? सबसे पहली चीज ये, अगर 2 कंटिन्यूअस सालों के लिए, कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या, लगातार, तो 2 कंटिन्यूअस सालों के लिए अगर जो आपको ग्रॉस एनुअल प्रोफेशनल फीस मिल रही है उस पर्टिकुलर एक एंटिटी का ऑडिट करने से, वो आपके पूरे टोटल फर्म की फीस का मोर देन 40% है। मतलब कि आपको अगर 100 लाख रुपए मिलते हैं, पूरी फर्म की आपकी कमाई पूरे साल की 100 लाख रुपए है, और उसमें से 40 लाख से ज्यादा अगर आपको किसी एक कंपनी से मिल रहे हैं, तब आपको आईसीआई को बताना पड़ेगा कि देखो भाई इस कंपनी से मुझे 40% से ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, क्यों बताना पड़ेगा सर? क्योंकि इससे हो सकता है हमारे इंडिपेंडेंस पे खतरा आ जाए। ठीक है, सिग्निफिकेंट फीस फ्रॉम क्लाइंट, याद होगा आपको, सेल्फ इंटरेस्टेड। नेक्स्ट बोल रहे हैं तो नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज की बात के, और वो भी 2 सालों के लिए, ऐसा नहीं 1 साल, ठीक है 1 साल हो सकता है बढ़ जाए भाई बहुत काम आ गया, अगर 2 सालों से कंटिन्यूअसली ऐसा हो रहा है तो ही हमें बताना है। और नेक्स्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज में जैसे बैंक हो गया, लिस्टेड कंपनी हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, इन सब के लिए जो 40% की लिमिट है उसको रिड्यूस करके 20% कर दिया गया है कि अगर हमें किसी एक कंपनी से मोर देन 20% मिल रहा है हमारी पूरी टोटल कमाई का, तो हमें ये आईसीआई को बताना पड़ेगा। लेकिन अगर हम छोटी मोटी फर्म है, तो नहीं बताना पड़ेगा। छोटी मोटी फर्म है मतलब क्या, कि अगर हमारा जो टोटल फीस, पूरी फर्म को जो टोटल फीस मिलती है सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने से एनुअली, वो 20 लाख से ज्यादा है ही नहीं, हम तो छोटी सी फर्म है यार, तो 20 लाख से ज्यादा नहीं तो हमें फर्क नहीं पड़ता, इसे को फर्क नहीं पड़ता, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। या फिर आप कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज का ऑडिट करते हो जिनसे आपको ज्यादा फीस मिल रही है, तो आपको बताना नहीं है, जैसे गवर्नमेंट कंपनी से, पीओसी पब्लिक अंडरटेकिंग से, नेशनलाइज बैंक से, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, रेगुलेटर से, या फिर जो भी गवर्नमेंट ने अगर आपको अपॉइंटमेंट किया है, तो फिर आपको बताने की जरूरत नहीं है आईसीआई को। ठीक है, यस सर। एक हमारा ईएसबी डिसीजन है, एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड का डिसीजन है कि आप क्रेडिट कार्ड अगर रखना चाहो, जिस बैंक का आप ऑडिट कर रहे हो उस बैंक का आप क्रेडिट कार्ड रखना चाहो तो आप क्रेडिट कार्ड रख सकते हो, प्रोवाइडेड जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो 1 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड क्रेडिट पीरियड लिमिट। मतलब ड्यू डेट के बाद आपका 1 लाख से ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, तो आप उस बैंक का ऑडिट भी कर सकते हो और उसका क्रेडिट कार्ड भी होल्ड कर सकते हो। वही वो इनडेटेडनेस की तरफ इशारा कर रहा है जहां पे 1 लाख की लिमिट दी गई थी। नेक्स्ट लास्ट में हमारा जो लोगो गाइडलाइंस आया, नया हमारे अमेंडमेंट वाला लोगो गाइडलाइंस, चैप्टर नंबर हमारा 16, उसमें एक दिया गया है कि सर हमारे जो पुराने लोगो है अब तुम्हें नए लोगो लगाना पड़ेगा। जो हमने नया सीए इंडिया का लोगो दिया है तो वो लगाने के लिए हम तुमको ट्रांजिशन का टाइम दे रहे हैं, वो है तुम्हारा 1 ईयर, कि 1 साल तक तुम्हारी जितनी भी स्टेशनरी है, साइनेज है, वो सबका आप रिप्लेसमेंट कर दो, सबको आप चेंज कर दो, नया लोगो यूज कर लो। 1 साल का हमने तुमको टाइम दिया है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कारो 2020 का। कारो 2020 में क्या एमसीक्यू पॉइंट्स है सर? सबसे पहले आपका पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट्स के लिए जो हमारा फर्स्ट क्लॉज है उसमें बोलता है कि अगर कंपनी ने रीवैल्यू किया है अपने पीपी को या फिर इंटेंजिबल एसेट्स को ड्यूरिंग द ईयर, तो हमें बताना पड़ेगा। एंड अगर किया है तो क्या वो रीवैल्यूएशन किसी रजिस्टर्ड वैल्यू ने किया था, ये चेक करो। एंड जो हमारा पहले अमाउंट था और रीवैल्यूएशन के बाद जो अमाउंट आ रहा है, क्या इन दोनों अमाउंट्स में 10% और मोर का चेंज है क्या?
और ये भी हम देखेंगे, कब देखेंगे, टोटल पीपी अमाउंट में नहीं देखेंगे, ईच क्लास ऑफ पीपी और इंटेंजिबल एसेट्स में हम देखेंगे। हर एक पीपी के क्लास में हम देखेंगे 10% और मोर से ज्यादा का चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा होगा तो हमें रिपोर्ट करके बताना पड़ेगा, देखो यहां पे आ रहा है। यही कुछ मोटा मोटा सेम चीज हम यहां पे इन्वेंट्री में करते हैं क्लॉज नंबर 2 में। यहां पे रीवैल्यूएशन नहीं करते, यहां पे हम फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। तो हमें यह चेक करना है क्या फिजिकल वेरिफिकेशन जो कंपनी ने किया है वो रीजनेबल इंटरवल्स पे किया है, क्या जो कवरेज है, जो प्रोसीजर है वेरिफिकेशन का वो एप्रोप्रिएट है, क्या कोई डिस्क्रिपेंसी थी जब आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया, 10% और मोर की आपको डिस्क्रिपेंसी मिली है तो वो आपको बतानी है, ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री के लिए बतानी है। सर WIP में था क्या, फिनिश्ड गुड्स में था क्या, स्टोर्स एंड स्पेयर्स में था क्या, रॉ मटेरियल में था क्या, ऐसे आपको 10% से 10% या उससे ज्यादा की अगर डिस्क्रिपेंसी थी तो आपको वो बतानी पड़ेगी। एंड दूसरी चीज आपको ये बतानी, चलो ये तो हो गया कि अगर डिस्क्रिपेंसी थी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको डील किया गया कि नहीं किया गया है। नेक्स्ट ये बोले सर क्या एनी टाइम ऑफ द ईयर में आपकी सैंक्शनड वर्किंग कैपिटल लिमिट मोर देन 5 करोड़ हुई क्या? सैंक्शन की बात कर रहा है, यूटिलाइज हुआ ना हो फर्क नहीं पड़ता। इन एग्रीगेट फ्रॉम बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिर्फ बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का देखेंगे, किसी कॉर्पोरेट का नहीं देखेंगे, जिसमें आपने जो वर्किंग कैपिटल लिमिट ली है वो ऑन द बेसिस ऑफ करंट एसेट्स ली होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हम ये चेक करेंगे, जो भी आप क्वार्टरली स्टेटमेंट्स फाइल करते हो, कंपनी जो बैंक को क्वार्टरली स्टेटमेंट्स फाइल करती है उसको मैं चेक करूंगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ, और अगर वो चेंज नहीं आ रहा, अगर वो डिस्क्रिपेंसी आ रही है दोनों में, तो मैं उसकी डिटेल्स दूंगा। ये मेरा दूसरा क्लॉज हो गया। सर तीसरे क्लॉज में क्या बोला गया, लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटी एंड सिक्योरिटी वाला जो हमारा क्लॉज है, कैसे सर अगर आपका अमाउंट ओवरड्यू है तो हमें बताना पड़ेगा कितना अमाउंट ओवरड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज, एंड क्या कोई स्टेप्स लिए थे रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल के लिए या फिर नहीं लिए गए। स्टैट्यूटरी ड्यूज है क्लॉज नंबर 7, इसमें बताना पड़ेगा कि कंपनी रेगुलर है अपने अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज डिपॉजिट करने के लिए, एंड अगर नहीं है, अगर उसके कुछ ड्यूज आउटस्टैंडिंग थे तो अभी बताओ एज ऑन बैलेंस शीट डेट, याद रखना एज ऑन बैलेंस शीट डेट आपके मोर देन 6 मंथ्स वाले कितने ड्यूज आउटस्टैंडिंग है फ्रॉम द ड्यू डेट। मतलब मैं आपको सिंपल से चीजें से याद बताता हूं कि सर पहली बात तो ये एज ऑन फाइनेंशियल ईयर आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, बाद में पे कर दिया फर्क नहीं पड़ता। दूसरा जो एज ऑन डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आउटस्टैंडिंग है उसमें हमें 6 महीने के पहले का देखना है, मतलब बिफोर 1 अक्टूबर हमें देखना है। अगर बिफोर 1 अक्टूबर की ड्यू डेट थी और आपने अभी तक एज ऑन 31 मार्च को पे नहीं किया है तभी यहां पे रिपोर्टिंग होगी, ध्यान रख लीजिएगा इस बात का, बहुत बारीकी वाला पॉइंट है ये। नेक्स्ट फ्रॉड की बात कर लेते हैं क्लॉज नंबर 11 में। ये बोल रहा है सर हमें सेक्शन 143(12) में बताना है क्या कोई फ्रॉड हुआ था कंपनी में, अगर हुआ था तो ऑडिटर को फाइल करना पड़ेगा फॉर्म ADT4 सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, और ये हम 143(12) में नीचे डिस्कस करेंगे कब आपको फाइल करना पड़ता है, क्या सिचुएशंस होती है। तो ADT4 आपको फाइल करना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ 143(12) में। निधि कंपनी की बात कर लेते हैं, हमारा क्लॉज नंबर 12 है, इसमें बोला गया है हमें ये चेक करना है क्या निधि कंपनी ने एक रेशियो है आपका नेट ओन्ड फंड्स टू डिपॉजिट रेशियो, क्या बोला है नेट ओन्ड फंड्स टू डिपॉजिट रेशियो। ये क्या बोलता है सर, अगर आपके पास 1 रुपए का नेट ओन्ड फंड है तो आप मैक्सिमम 20 रुपए तक का डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो हमें ये चेक करना है कि ये रेशियो मेंटेन किया गया कि नहीं किया गया। सर अगर कम हुआ तो चलेगा लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा बोल रहा है क्या निधि कंपनी 10% अनअकम्बर्ड डिपॉजिट्स रख रही है, क्या वो डिपॉजिट जिसपे उसने कुछ गिरवी नहीं रखा है, प्लेज नहीं रखा है, क्या ऐसे 10% डिपॉजिट्स उनके पास है या फिर नहीं है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। ये दोनों चीज हमें निधि कंपनी में चेक करनी है, एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट गोइंग कंसर्न की बात कर लेते हैं, हमारा क्लॉज नंबर 19। सर इसमें क्या एमसीक्यू है, इसमें ये एमसीक्यू है कि हमें ये सारे बेसिस पे हमें ये चेक करना है क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है एज ऑन द डेट ऑफ द रिपोर्ट। अब वो मटेरियल अनसर्टेनिटी कैसे देखेंगे कि क्या कंपनी अपनी जो लायबिलिटीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं एज एट द बैलेंस शीट डेट एंड जो ड्यू होने वाली है विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, क्या कंपनी अपनी लायबिलिटी को मीट करने के केपेबल में है या फिर नहीं है, क्या वो कंपनी इतना केपेबल है या फिर नहीं है। तो ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। यहाँ पे 1 ईयर याद रखना कि 1 ईयर तक की लायबिलिटीज हम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट सीएसआर की बात कर लेते हैं, क्या हमारे अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए, कि हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट एक अलग हो गया, जो अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो वन ऑफ में ऐसे ही डोनेशन करके आ जाता हूं, वो प्रोजेक्ट्स के लिए जो हमारे अनस्पेंट अमाउंट है वो हमें ट्रांसफर करना पड़ता है एक फंड में जो आपके शेड्यूल 7 में दिया गया है। क्या कंपनी ने वो अमाउंट ट्रांसफर किया है? सर कब तक ट्रांसफर करना पड़ता है? विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर। आपके एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको वो फंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो किया है कि नहीं किया वो हम चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहे सर, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर की बात करेंगे। क्या है सर ड्यूटीज ऑडिटर की? ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर में एक आपका पॉइंट आता है कि क्या कंपनी
नॉट बीइंग एन इन्वेस्ट, मतलब वो एक पॉइंट था कि भाई कंपनी ने जो एसेट्स लिए हैं शेयर्स के फॉर्म में, डिबेंचर्स के फॉर्म में, अदर सिक्योरिटीज के फॉर्म में, क्या उन्होंने उस एसेट्स को सोल्ड किया है एट अ प्राइस लेस देन द परचेज प्राइस, मतलब एट अ लॉस सेल किया है कि नहीं किया है, वो हमें बताना है बेसिकली। तो यहां पे ना दो एक्सेप्शन है आपकी, एक है आपका इन्वेस्टमेंट कंपनी का एक्सेप्शन और एक है बैंकिंग कंपनी का एक्सेप्शन। अब सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ डायरेक्टली आपको नहीं देगा कि ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है, आपको पहले बताएगा, कुछ सिचुएशन बताएगा। तो सर कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब पे हम जहां पे हम किसी कंपनी को इन्वेस्टमेंट कंपनी मानते हैं? जब जो उसकी इन्वेस्टमेंट का एसेट है, जो उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, वो आपका 50% और मोर हो ऑफ द टोटल एसेट्स की, टोटल एसेट्स में से 50% और मोर आपके इन्वेस्टमेंट वाली एसेट्स है, या फिर दोनों कंडीशन नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही कंडीशन फुलफिल होगी तो भी चलेगा, या फिर आपका जो इनकम आ रहा है इन्वेस्टमेंट से वो आपके ग्रॉस इनकम का 50% और मोर हो, तो हम आपको इन्वेस्टमेंट कंपनी मानेंगे और आपको एक्सेप्शन मिल जाएगी। फिर आप शेयर्स, डिबेंचर्स ये सब सेल कर सकते हो विदाउट, मतलब लॉस पे भी सेल कर सकते हो, और फिर ऑडिटर को उसके लिए रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एज पर सेक्शन 143(3). ठीक है, यस सर। अब हम आते हैं, इसमें आपका एक पॉइंट आता है ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड, सेक्शन 143(12). इसमें हमें सबसे पहले करनी होती है सीजी को रिपोर्टिंग। सर सीजी को रिपोर्टिंग कब करते हैं? जब हमें लगता है, ऑडिटर हैज रीजन टू बिलीव कि फ्रॉड जो इंडिविजुअली अमाउंट हो सकता है 1 करोड़ और मोर का, अगर 1 करोड़ और मोर का फ्रॉड हुआ है तो हम सीजी को रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये किसने कमिट किया था सर? ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज ने कमिट किया था, बाहर वाले इंसान ने कमिट किया होगा तो 143(12) में नहीं आएगा, ध्यान दे दीजिएगा। सिर्फ कंपनी पे फ्रॉड हुआ है और ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज ने किया है 1 करोड़ और मोर का, तो हम सीजी को बताएंगे। कैसे बताएंगे सर? सबसे पहले हम बोर्ड और ऑडिट कमेटी को बताएंगे। जैसे ही हमें पता चला उतनी जल्दी हम उनको बता देंगे, लेकिन 2 दिन से ज्यादा मत कर देना, 2 दिन से ज्यादा का डिले आप नहीं कर सकते। जैसे ही आपको पता चला तब आपने बोर्ड और ऑडिट कमेटी को बता दिया और उनको बोला कि आप अपना रिप्लाई भेजो मुझे 45 डेज के अंदर अंदर। जैसे ही मुझे उनका रिप्लाई आया 45 डेज के अंदर अंदर, मैंने अपनी रिपोर्ट सीजी को फॉरवर्ड करी, रिपोर्ट के साथ जो उनका रिप्लाई आया वो फॉरवर्ड किया, रिपोर्ट उनके रिप्लाई पे जो मेरा कमेंट है एज एन ऑडिटर वो भी मैंने रिप्लाई को फॉरवर्ड किया सीजी को विद इन 15 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ रिप्लाई। जैसे ही मेरे पास रिप्लाई आया उसके 15 दिन के अंदर अंदर मैंने सीजी को बता दिया। और जो सीजी को मैंने बताया वो कौन से फॉर्म में बताया, हमने ऊपर भी डिस्कस किया हुआ है, एडीटी 4 में मैंने सीजी को बताया है, सेक्शन 143(12) के अंदर अंदर। सर अगर हमारा फ्रॉड जो है वो 1 करोड़ के नीचे हुआ तो क्या करेंगे? फिर हम बस डायरेक्टली हमारे बोर्ड और ऑडिट कमेटी को बता देंगे जितना जल्दी हो सके, लेकिन 2 दिन से ज्यादा नहीं बताएंगे। सेम जो 2 दिन हमारे ऊपर मिले थे वही 2 दिन हमें यहां पे मिले हैं। ये क्या बोल रहा है सर? ये जो हमारी फ्रॉड रिपोर्टिंग हमने डिस्कस करी है म्यूटाटिस म्यूटेंडिस अप्लाई होगी, मतलब सेम एज इट इज अप्लाई होगी हमारे कॉस्ट ऑडिटर पे भी और हमारे सेक्रेटरियल ऑडिटर पे भी, मतलब सीएस पे भी, सीएमए और सीएस पे दोनों पे सेम अप्लाई होगी। अगर कोई ऑडिटर ये फ्रॉड रिपोर्टिंग नहीं करता है एज पर सेक्शन 143(12) तो उसको क्या करनी पड़ेगी सर? पेनल्टी देनी पड़ेगी। 5 लाख की पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर लिस्टेड कंपनी हुई तो, और 1 लाख की पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर कोई अदर कंपनी हुई तो। नेक्स्ट आ रहा है सर इंटरनल कंट्रोल वाला हमारा जो टॉपिक है, रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल। उसमें एक क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चनेयर का। इस क्वेश्चनेयर में ये बोल रहा है कि अगर आप पहली बार ऑडिट कर रहे हो, फर्स्ट ईयर आप ऑडिट कर रहे हो इस कंपनी का, तो आपको क्वेश्चनेयर तो इशू करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप वापस से कंपनी का ऑडिट कर रहे हो नेक्स्ट ईयर में, सब्सिक्वेंट ईयर्स में, तो आप क्लाइंट से बस कंफर्म करवा सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप प्लीज हमें कंफर्म कर दीजिए कोई चेंज हुआ था क्या आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में। हमें हर साल क्वेश्चनेयर इशू करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑडिटर को क्वेश्चनेयर तो इशू करना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी चेंज। भले चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, फिर भी हमें क्वेश्चनेयर तो इशू करना ही पड़ेगा एवरी 3rd ईयर। हर 3 साल में हमें क्वेश्चनेयर तो इशू करना ही पड़ेगा। 2 सालों के लिए मैं उनसे कंफर्मेशन ले सकता हूं कोई चेंज था कि नहीं था, और हर 3 साल में मुझे वो क्वेश्चनेयर इशू करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर, ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है। नेक्स्ट एक होता है हमारा कोसो फ्रेमवर्क। इसमें 17 प्रिंसिपल है, 5 कंपोनेंट है और इसमें 3 कैटेगरी के ऑब्जेक्टिव्स है। आरओसी करके आप याद रख सकते थे उस ऑब्जेक्टिव को। नेक्स्ट आपका कोको फ्रेमवर्क, इसमें 20 क्राइटेरिया है, 4 एरियाज है। ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें 20 क्राइटेरिया, 4 एरिया, 70 प्रिंसिपल है, 5 कंपोनेंट्स है, ऐसे करके आपको पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट बोला सर कोबिट की बात कर लेते हैं। कोबिट में 34 हाई लेवल प्रोसेसेस है, 210 कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स है एंड 4 डोमेन्स हैं। ठीक है, यस सर। जितने भी जो भी छोटे से छोटे भी एमसीक्यू पॉइंट है वो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर किए। बहुत 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 ज्यादा मेहनत लगती है सारी चीजें करने के लिए। अगर आपको अभी तक पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी मुझे अगर लाइक कर देंगे। और उससे ज्यादा अगर मोटिवेशन देनी हो आपको मुझे तो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा, तो अल्टीमेट लेवल ऑफ मोटिवेशन मिलेगी और भी मैं ऐसी एनालिसिस आपके लिए लेके आता रहूंगा।
अब नेक्स्ट आता है इंटरनल ऑडिट में क्या बोल रहा है सर, इंटरनल ऑडिटर कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है और बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है इंटरनल ऑडिटर। ग्रुप ऑडिट की बात कर लेते हैं। ग्रुप ऑडिट में क्या है सर, सीएफएस जो है वो बोर्ड अप्रूव करेगा एंड उसको एजीएम में रखेगा स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ। उसके साथ एक और स्टेटमेंट आपकी रखी होगी जिसमें आपके फीचर्स होंगे सब्सिडरीज के, जितने मेरे सब्सिडरीज है उनकी एक समरी होगी बेसिकली, और ये जो समरी होगी ये आपके फॉर्म एओसी 1 में होगी। किसमें होगी सर, फॉर्म एओसी 1 में होगी। जो हमारे डिफरेंस होगा, डिफरेंस मतलब क्या, हमारे पेरेंट का एक रिपोर्टिंग डेट है और हमारे कंपोनेंट का एक रिपोर्टिंग डेट है, तो इन दोनों रिपोर्टिंग डेट्स में जो डिफरेंस होगा वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब सर कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर वो कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही है तो 6 महीने से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अगर वो कंपनी इंड एस फॉलो कर रही है तो 3 महीने से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, यस सर। हम बात करते हैं पीएससी ऑडिट की। पीएससी ऑडिट में आपका एक आता है सीएंडएजी। सीएंडएजी का लिए बोला गया है कि वो जो अपना ऑफिस है वो 6 साल तक कंटिन्यू करेगा, 6 साल का उसका टर्म है, या फिर उसकी जब तक 65 ईयर्स की एज नहीं हो जाती तब तक वो कंटिन्यू करेगा, विच एवर इज अर्लियर। अगर 6 साल खत्म हो गए तो 6 साल में आप हट जाओगे, या फिर 6 साल खत्म होने से पहले ही आपके 65 ईयर्स हो गए एज में तो फिर आप हट जाओगे, तो आप सीएंडएजी नहीं बन सकते हो। लेकिन वो रिजाइन तो कर ही सकता है, उसको जब चाहे तब मर्जी छोड़ के तो जा ही सकता है, लेकिन वो जो रिजाइन करेगा उसके लिए जो लेटर लिखेगा वो प्रेसिडेंट को एड्रेस होना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो एड्रेस करते हुए लेटर लिखेगा। नेक्स्ट सर, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी मतलब वो कंपनी जिसका 51% और मोर, मतलब मोर देन 50% नहीं लिखा गया है, 51% और मोर बोला गया है कि 51% और मोर अगर किसी की इक्विटी गवर्नमेंट होल्ड करती है, गवर्नमेंट मतलब सर सीजी होल्ड करती हो, एसजी होल्ड करती हो, दोनों मिलके होल्ड करते हो, बहुत सारी एसजी होल्ड करते हो, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी गवर्नमेंट मिलके होल्ड करती हो तो उसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे, और इस गवर्नमेंट कंपनी की जो सब्सिडरी होगी उसको भी हम गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। एक बात ध्यान रखना, यहां पे सिर्फ गवर्नमेंट की बात बोली गई है, मतलब अगर सपोज 30% इसका सीजी होल्ड कर रहा है और इसका 40% कोई गवर्नमेंट कंपनी होल्ड कर रही है तो भी ये वाली कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी नहीं बोलेंगे, गवर्नमेंट डायरेक्टली होल्ड करनी चाहिए तो ही हम इसको गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। ध्यान रख लीजिएगा ये चीज का, ठीक है, यस सर। सीएंडएजी जो है वो सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकता है, मतलब वापस से और छोटा ऑडिट करवा सकता है। कब करवा सकता है सर, जब उसको मेन ऑडिट रिपोर्ट मिले उसके 60 दिन के अंदर अंदर वो सप्लीमेंट्री ऑडिट भी करवा सकता है, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसडीजी एंड ईएसजी एश्योरेंस में। ये है हमारा सबसे पहला ग्लोबल ट्रेंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग में, इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं एमसीक्यू में। ये बोल रहा है सर पब्लिक सेक्टर के लिए, लार्ज कंपनी के लिए, एमएनसी कॉन्ग्लोमरेट्स के लिए, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनके लिए, और जो लिस्टेड कंपनी उनके लिए मैंडेटरी रिपोर्टिंग होती है। ग्लोबल ट्रेंड्स एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जो होती है वो मैंडेटरी होती है इन बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए। दूसरा जो मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्रेमवर्क है वो है आपका ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, GRI आपका मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्रेमवर्क है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की जो है वो हमारे 93% है ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 250 कंपनी, वो अपना जो सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस है वो GRI के थ्रू रिपोर्ट करते हैं, मतलब वो ये इनिशिएटिव को यूज करते हैं। कौन यूज करता है सर, 250 कंपनीज, जो हमारे पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट 250 कंपनीज है उसमें से 93% ऑफ द कंपनीज ये GRI को यूज करती है अपनी सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू बन सकता है। ये जो हमारी इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है GRI वाली, ये हमारी एम्स्टरडम नेदरलैंड्स में बेस्ड है, ठीक है, यस सर। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग जो है वो वॉलेंट्री है टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज के लिए, ध्यान दे दीजिएगा, वॉलेंट्री है, मैंडेटरी नहीं है, टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज के लिए है। यूनाइटेड किंगडम की बात कर लेते हैं, ये क्या बोल रहा है सर, जो हमारा यूनाइटेड किंगडम के ESG डिस्क्लोजर्स है वो एनुअल रिपोर्टिंग के लिए अप्लाई होते हैं लिस्टेड कंपनी को, या फिर कोई और ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर एक्सीड हो रहा है 500 मिलियन यूरोस का, या फिर कोई ऐसी कंपनी जिसके एम्प्लॉइज है मोर देन 500। तो ये 3 कंपनीज पे आपका यूके के ESG डिस्क्लोजर्स लगते हैं। एमसीक्यू वाला पॉइंट है, पूछा जा सकता है। BRSR की बात करूं कि आपका BRSR किस पे एप्लीकेबल है सर, टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल है। अब सर ये टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी कैसे पता करेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन के थ्रू पता करेंगे। अब हम बात करते हैं आपके बैंक ऑडिट एंड NBFC ऑडिट के सारे एमसीक्यू पॉइंट्स की। बैंक ऑडिट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर ऑडिट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कौन करता है, तो नेशनलाइज्ड बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो 4 या उससे ज्यादा CA फर्म्स को अपॉइंट करते हैं एज अ स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स, मतलब वो ज्वाइंट ऑडिट भी करवाते हैं लेकिन उसमें भी 4 फर्म कम से कम वो लोग अपॉइंट करते हैं फॉर स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स, और एक CA फर्म को अपॉइंट करते हैं एज स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर्स है। सबसे पहली चीज ये। दूसरा
लोन्स एंड एडवांसेस के इंटरनल कंट्रोल की बात कर लो तो ये बोल रहे हैं कि सारे अकाउंट को आपको ड्राइंग पावर के अंदर रखना पड़ेगा और सैंक्शन लिमिट के अंदर रखना पड़ेगा। एडिशनल टेम्पररी लिमिट्स अगर आपको देनी हो तो आप दे सकते हो, लेकिन ध्यान रखना वो मैक्सिमम 20% ऑफ एक्सिस्टिंग लिमिट की होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड 90 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हर एक अकाउंट का ऑपरेशन आपको एटलीस्ट एक साल में एक बार तो रिव्यू करना ही पड़ेगा, कैसा अकाउंट चल रहा है, क्या चल रहा है, एक बार आपको रिव्यू करना पड़ेगा साल में हर एक अकाउंट का ऑपरेशन। क्लियरिंग्स इंटरनल कंट्रोल की बात कर लेते हैं कि ब्रांच को कॉल करना पड़ेगा या फिर ईमेल करना पड़ेगा कस्टमर को अगर उनके पास चेक आता है इनवर्ड क्लियरिंग का और वो चेक का अमाउंट 5 लाख एंड अबव है तो आपको कॉल या फिर मैसेज करके ईमेल करके बताना पड़ेगा कस्टमर को, उनसे कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। स्पेशल पर्पस सर्टिफिकेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की बात कर लेते हैं कि बैंक को हाफ ईयरली रिव्यू करना पड़ेगा। हाफ ईयरली रिव्यू मतलब क्या, एज ऑफ 30 सितंबर, एज ऑफ 31 मार्च अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का हाफ ईयरली रिव्यू करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिटर जो है वो कॉन्करेंट ऑडिट करेगा ट्रेजरी ऑपरेशंस का, ट्रेजरी ट्रांजैक्शंस का वो कॉन्करेंट ऑडिट करेगा और उसकी रिपोर्ट को सबमिट करेगा। किसको सबमिट करेगा सर, सीएमडी को। सीएमडी का मतलब होता है चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर को सबमिट करेगा एवरी मंथ, साल में एक बार उसको रिपोर्ट बना के सबमिट करनी पड़ेगी। जो हमारा इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिपॉजिट्स है इसको हमें कैलकुलेट करना है हर एक रिपोर्टिंग फोर्टनाइट को। रिपोर्टिंग फोर्टनाइट मतलब 15 डेज की बात होता है, फोर्टनाइट मतलब, तो ये बोला इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिपॉजिट्स को हमें कैलकुलेट करना है हर एक फोर्टनाइट पे। दूसरा, हमें ऑडिटर को ट्रांजैक्शन, हमें ऑडिटर को डेटा की करेक्टनेस एग्जामिन करनी है कि जो डेटा है हमारा कहां पे सर, कौन से फॉर्म में डेटा है, फॉर्म नंबर ए जो हम रिटर्न फाइल करते हैं सीआरआर के लिए एंड जो हम रिटर्न फाइल करते हैं फॉर्म नंबर 8 में एसएलआर के लिए, उसका डेटा की करेक्टनेस आपको चेक करनी पड़ेगी ऑन अ सैंपल बेसिस। ये दोनों आपके अमेंडमेंट्स का पार्ट है, ध्यान दे दीजिएगा, एमसीक्यू डायरेक्टली पूछा जा सकता है आईसीए के द्वारा, वो भी मैंने चीज यहां पे कवर कर रखी है। नेक्स्ट, क्विक मोर्टालिटी अलाउंस, क्विक मोर्टालिटी अकाउंट्स या फिर अर्ली मोर्टालिटी अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स होते हैं सर, जो एनपीए बन जाते हैं विद इन 12 मंथ्स ऑफ इट सैंक्शन। आज हमने सैंक्शन किया और 12 महीने के अंदर अंदर ही ये एनपीए बन गया, मतलब इसको हम बोलेंगे क्विक मोर्टालिटी अकाउंट्स या फिर अर्ली मोर्टालिटी अकाउंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टॉक स्टेटमेंट्स की, कि जो आप स्टॉक स्टेटमेंट्स यूज करते हो ड्रॉइंग पावर डिटरमाइन करने के लिए, वो स्टॉक स्टेटमेंट्स आपके 3 महीने से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। तो क्या सर हम उसको 3 महीने से ज्यादा के तो एनपीए मानेंगे? नहीं, उसको हम इर्रेगुलर मानेंगे। क्या मानेंगे सर? इर्रेगुलर मानेंगे, अगर वो स्टॉक स्टेटमेंट्स हमने पुराने यूज किए थे तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर एग्रीकल्चरल एडवांसेस की, इसमें एनपीए कब मानेंगे? एनपीए आपका होता है क्रॉप सीजन के बेसिस पे, जो आपकी स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी डिसाइड करती है, क्रॉप सीजन उसके बेसिस पे होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म क्रॉप के लिए आपने लोन लिया था तो उसको हम ओवरड्यू मानते हैं। अगर आपका क्रॉप सीजन 2 से ज्यादा बीत गया हो तो, 2 क्रॉप सीजन से ज्यादा आपने ओवरड्यू रख दिया हो तो उसको हम एनपीए मानेंगे। और अगर आपने लॉन्ग टर्म क्रॉप सीजन के लिए आपने लोन लिया था, लॉन्ग टर्म क्रॉप के लिए अगर आपने लोन लिया था तो उसको हम ओवरड्यू मानेंगे अगर आपने पे नहीं किया है फॉर मोर देन 1 क्रॉप सीजन। ठीक है, यस सर। सेल और परचेज ऑफ एनपीएस के केस में ये बोल रहा है कि जो भी हमने एनपीए सेल किया है वो एनपीए रहा होना चाहिए हमारा फॉर एटलीस्ट 2 इयर्स, मतलब 2 साल से पहले हम किसी भी एनपीए को सेल नहीं कर सकते। 2 साल तक तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी उसको रिकवर करने की। अगर नहीं हुआ है 2 साल तक, उसके बाद ही आप सोच सकते हो सेल करने का। मिनिमम आपका जो कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो है वो 9% है बैंक के केस में, याद रख लीजिएगा। आपके एनबीएफसी के लिए अलग लिमिट है, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। बैंक के लिए करार जो है वो 9% का है। इन ऑपरेटिव और डोमिनेंट अकाउंट का मतलब क्या होता है? जहां पे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं फॉर ओवर 2 इयर्स, 2 साल के लिए आपके कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं इन ऑपरेटिव और डोमिनेंट अकाउंट पे। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट मतलब क्या होता है? जो आरबीआई को हम सबमिट करते हैं। कौन सबमिट करता है सर? बैंक सबमिट करता है आफ्टर द एलएफआर सबमिशन बाय एससीए। मतलब जो स्टैट्यूटरी स्टैंडर्ड ऑडिटर होता है वो पहले बैंक को सबमिट करता है, और जैसे ही स्टैट्यूटरी स्टैंडर्ड ऑडिटर ने बैंक को सबमिट किया तो बैंक को 60 डेज के अंदर अंदर उसको आरबीआई को सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, यस सर। कॉन्करेंट ऑडिटर्स का सर अपॉइंटमेंट कौन करता है? हमारा एसीबी करता है। एसीबी इज योर ऑडिट कमिटी बोर्ड। कौन है सर? ऑडिट कमिटी बोर्ड। तो एसीबी जो है हमारे बैंक का ऑडिट कमिटी बोर्ड जो है वो डिसाइड करता है हमारा मैक्सिमम टेन्योर हमारे। अब ये क्या बोल रहा है सर? जो कॉन्करेंट ऑडिटर्स का जो टेन्योर है वो अगर कोई एक्सटर्नल ऑडिटर्स है, मतलब बाहर की कोई फर्म है, तो 5 साल से ज्यादा आप उसको अपना कॉन्करेंट ऑडिटर नहीं बना सकते हो। 5 साल कंटिन्यूअसली, उससे ज्यादा आप नहीं बना सकते हो। दूसरा, अगर ब्रांच का कोई कॉन्करेंट ऑडिटर है तो आप उसको 3 साल से ज्यादा अपना कॉन्करेंट ऑडिटर नहीं बना सकते, फिर आपको रोटेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं
अदर एमसीक्यू पॉइंट्स, जो भी हमारे अदर एमसीक्यू पॉइंट्स है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या है सर, बहुत सारे एमसीक्यू पॉइंट्स हमारे बैंक ऑडिट में। तो आरबीआई बोलता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए, वो बात नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है आरबीआई बोलता है कि जो एससीएस है उनको वेरीफाई करना पड़ेगा एसएलआर का कंप्लायंस। कैसे वेरीफाई करना पड़ेगा सर, 12 ऑड डेट्स पे होना चाहिए, डिफरेंट मंथ्स पे होना चाहिए ऑफ अ फिस्कल ईयर, लेकिन वो मंथ्स आपके फ्राइडे नहीं होने चाहिए। अब ये आईसीए ने क्वेश्चन देके क्लैरिफाई कर लिया। 12 ऑड डेट्स का मतलब ये नहीं है कि अगर इस मंथ में हमने वन डेट चूज करिए तो हम नेक्स्ट मंथ में वन डेट चूज नहीं कर सकते, हमें कोई और डेट चूज करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। तो सर कैसा है फिर, तो 12 ऑड डेट सिर्फ नाम के लिए याद रखो, इतना याद रखो कि भाई हर एक महीने से मुझे कोई ना कोई डेट सिलेक्ट करनी है। हो सकता है मैं हर एक मंथ में 10 जो डेट है वो सिलेक्ट कर लूं, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो आप डेट सिलेक्ट कर रहे हो वो फ्राइडे नहीं होनी चाहिए। अगर फ्राइडे सिलेक्ट किया तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट ये बोल रहा है सर हमें स्पेशल अटेंशन देना है। किस पे स्पेशल अटेंशन देना है, जो भी हमारे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्रेडिट और डेबिट एंट्रीज है जो आरबीआई ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है फॉर मोर देन 15 डेज, जो आरबीआई ने प्रोवाइड किया है लेकिन बैंक ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है फॉर मोर देन 15 डेज, उन क्रेडिट और डेबिट एंट्रीज पे हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशल अटेंशन पे करना पड़ेगा। जो हमारे बैलेंसेस विद बैंक्स है आउटसाइड द इंडिया, आउटसाइड इंडिया मतलब इंडिया के बाहर जो हमारे बैलेंसेस विद बैंक्स है उनको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आईएनआर में। जो भी एक्सचेंज रेट हमने यूज कर रही है, जो भी हमारे एक्सचेंज रेट है एज ऑन द बैलेंस शीट डेट, उसके बेसिस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स है जिनको हमने एनपीए में क्लासिफाई किया है, एनपीए में कब क्लासिफाई करेंगे किसी भी इन्वेस्टमेंट को, जब या तो हमारा इंटरेस्ट या तो प्रिंसिपल ओवरड्यू हो जाए फॉर मोर देन 90 डेज, 90 डेज से ज्यादा हो गया तो हम उसको एनपीए क्लासिफाई कर लेंगे। जहां पे भी अकाउंट, जहां पे भी लिमिट्स को रिव्यू नहीं किया गया है विद इन 180 डेज के अंदर अंदर, मतलब जब आपकी ड्यू डेट थी, जो भी अकाउंट्स है उनकी जो ड्यू डेट है या फिर जो डेट ऑफ सैंक्शन है, इसके 180 डेज के अंदर अंदर हमें उसको रिव्यू करना पड़ता है। जो भी लिमिट्स होती है उसको रिव्यू करना पड़ता है। अगर हमने 180 डेज के अंदर अंदर उसको रिव्यू नहीं किया है तो हम उसको एनपीए मानेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। नेक्स्ट ये बोल रहा है सर एसेट क्लासिफिकेशन जो होगा वो बोरोवर वाइज होगा, फैसिलिटी वाइज नहीं होगा। अगर मैंने किसी बोरोवर ने 2-3 फैसिलिटीज लिख रखी, 2-3 लोन रखे, उसमें से कोई भी एक लोन अगर एनपीए बन जाता है तो उसके सारे के सारे लोन्स को हम एनपीए मानेंगे। ठीक है, यस सर। फिक्स एसेट्स को क्लासिफाई करना है हमें दो पार्ट में, प्रीमाइसेस में एंड अदर फिक्स एसेट्स में। बैंक के केस में बैंकिंग कंपनी कभी भी कोई भी अक्वायर्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर सकती है। मतलब मैंने किसी को लोन दिया था, उसने लोन पूरा नहीं किया तो मैंने उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी अक्वायर कर ली, तो वो उस अक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी को मैं होल्ड नहीं कर सकता हूं फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 7 ईयर। 7 साल से ज्यादा मैं होल्ड नहीं कर सकता हूं अनलेस मैं उसको खुद के काम के लिए यूज कर रहा हूं, खुद के ऑफिस के लिए यूज कर रहा हूं, ब्रांचेस के लिए यूज कर रहा हूं तो चलेगा। ठीक है, यस सर। एक ये बोल रहा है जो नॉन बैंकिंग एसेट्स मैंने अक्वायर किए हैं सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम्स, जैसे ये मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, नॉन बैंकिंग एसेट है जो मैंने अक्वायर किया है, मतलब क्लेम्स के सेटिस्फैक्शन में मैंने कोई नॉन बैंकिंग एसेट अक्वायर किया है तो उसको मैं अपनी बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करूंगा। एक तो आपकी वैल्यू होगी नेट बुक वैल्यू ऑफ एडवांस, जो आपने उसको लोन दिया था, जो आपने लोन दिया था उसके माइनस कर देना, आपने जो प्रोविजन ऑलरेडी बना दिए थे तो आपके नेट बुक वैल्यू जो होगी एडवांस की वो, और दूसरी जो आपकी एसेट की नेट रिलायजेबल वैल्यू होगी, जो भी आपको नॉन बैंकिंग एसेट मिल रही है उसकी जो नेट रिलायजेबल वैल्यू होगी वो, इन दोनों में से जो भी वैल्यू सबसे कम होगी, लोअर होगी, उस पर आपको उस एसेट को रिकॉर्ड करना है। ये बात आप ध्यान दे दीजिएगा, इसके तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बना सकता है इसे, ये वाले पर्टिकुलर उस पर। तो नेक्स्ट बोल रहा है सर ऑल कमर्शियल बैंक्स, सारी की सारी कमर्शियल बैंक्स को स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो करना है, लेकिन आरआरबी जो हमारे रीजनल रूरल बैंक्स है या फिर लोकल एरिया बैंक्स है उनको फॉलो नहीं करना है। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट है जो एनआरआईज ओपन करते हैं, पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन ओपन करते हैं, एंड जो नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट है वो सारे एनआरआईज ओपन कर सकते हैं, पर्सन इंडियन ओरिजिन वाले नहीं कर सकते। दूसरा जो हमारा एनआरई अकाउंट है वो रीपैट्रिएबल होता है, ये वाला अकाउंट जो है तो रीपैट्रिएबल होता है, मतलब ये पैसे वापस मंगवा सकते हैं। दूसरा लेकिन जो एनआरओ अकाउंट होता है वो रीपैट्रिएबल नहीं होता एक्सेप्ट करंट इनकम के लिए। करंट इनकम जो भी हो रही है आपके एनआरओ अकाउंट में वो आप रिपैट्रिएट कर सकते हो, बाकी और कुछ भी रिपैट्रिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है, यस सर। बल्क डिपॉजिट्स की हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर किसी ने बल्क डिपॉजिट किया, बल्क डिपॉजिट मतलब क्या होता है, 2 करोड़ और मोर का डिपॉजिट किया है किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में, कोई भी डिपॉजिट हुआ है 2 करोड़ और मोर का, तो हमें करेक्ट इंटरेस्ट रेट लगाया था कि नहीं लगाया था वो वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। जो हमने डिपॉजिट डेजिग्नेट किए फॉरेन करेंसीज में उन्हें हमें इंटरेस्ट पे करना है ऑन द बेसिस ऑफ 360 डेज इन अ ईयर, हमें उनको 365 डेज का इंटरेस्ट पे नहीं करना है, 360 डेज के बेसिस पे कैलकुलेशन करनी है। इंटर ऑफिस अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, इंटर ऑफिस मतलब इंटर ब्रांच अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसको मैं बोरोइंग्स में इंक्लूड नहीं करूंगा। मैंने उससे उधार ले रखा है, इसको उधार दे रखा है, तो वो सारी चीजें बोरोइंग्स में नहीं आएगी, वो इंटर ऑफिस में सेट ऑफ हो जाएगा बेसिकली।
जो सर्कुलर है, जो रिकमेंडेशंस थे, कौन सी रिकमेंडेशंस थे हमारे, कमिटी ऑन लीगल एक्सपेक्ट्स के जो रिकमेंडेशन थे, COLA, कोला कमेटी के जो हमारे रिकमेंडेशंस थे बैंक फ्रॉड के लिए, वो सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स पे एप्लीकेबल है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स पे एप्लीकेबल है, लेकिन रीजनल रूरल बैंक्स पे एप्लीकेबल नहीं है। जो रेम्यूनरेशन है कॉन्करेंट ऑडिटर का, वो एक्सटर्नल फर्म्स के लिए ACB फिक्स करती है, मतलब कॉन्करेंट ऑडिटर का रेम्यूनरेशन ऑडिट कमेटी बोर्ड फिक्स करती है। नेक्स्ट है हमारा कि सर कोई भी बल्क परचेज होता है ना अगर सिक्योरिटी पेपर का, तो उसको हम डायरेक्टली राइट ऑफ नहीं करते उसी ईयर में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं दिखाते, उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाते हैं। इसका मतलब क्या, उसको हम राइट ऑफ करते हैं ओवर द पीरियड। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ऑडिट अगर ऑडिटर को कोई भी इंस्टेंस पता चलता है फ्रॉड का, तो उसको RBI को रिपोर्ट करना पड़ेगा। फ्रॉड के बारे में अगर आपको कुछ भी पता चलता है तो आपको RBI को रिपोर्ट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको चेयरमैन, CMD या फिर CEO ऑफ द बैंक को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यस। नेक्स्ट, अगर कोई इंटरेस्ट अक्रू हुआ है लेकिन ड्यू नहीं हुआ है, क्या बोला मैंने, अक्रू तो हो गया लेकिन ड्यू नहीं हुआ, तो फिर हमें उसे अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस में दिखाना पड़ेगा, डिपॉजिट्स में नहीं दिखाना है, हमें उसको अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस में दिखाना है। जो आपकी ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी होती है ना, कि हमें ड्यूटी मेंटेन करनी, कॉन्फिडेंशियलिटी की, हमें बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन किसी और को नहीं देनी, ये कॉन्फिडेंशियलिटी की ड्यूटी ओवररिडन हो जाती है बाय लॉ और कोर्ट्स। मतलब लॉ और कोर्ट्स अगर आपको कोई भी चीज बताने के लिए बोल रहे हैं तो आपको बतानी ही पड़ेगी, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी की ड्यूटी फिर मानी नहीं जाएगी। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि अगर हमने कोई स्टाफ को एडवांसेस दिया, हमारे एम्प्लॉइज को एडवांसेस दिए, और वो भी नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है, मतलब उस पर हम कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमें उसे अदर्स की कैटेगरी में दिखाना है, अदर एसेट्स के अंडर, अदर एसेट्स के अंदर अदर्स की कैटेगरी में हम ये सारे लोन्स को दिखाएंगे। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि सर हमारा जो स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर होता है वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट डायरेक्टली बैंक को सबमिट नहीं करता, वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स को सबमिट करता है। जैसे LFAR की केस में होता है ना कि LFAR जो सब स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिटर है वो SCA को सबमिट करेगा, वैसे ही ऑडिट रिपोर्ट भी SBA SCA को ही सबमिट करता है, डायरेक्टली बैंक के मैनेजमेंट को सबमिट नहीं करता है। ये है हमारे सारे पॉइंट्स फॉर बैंक ऑडिट। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं NBFC ऑडिट के पॉइंट्स के बारे में। ये क्या बोल रहा है सर, किसी भी कंपनी को हम NBFC ट्रीट कर सकते हैं अगर उसका फाइनेंशियल एसेट मोर देन 50% हो उसके टोटल एसेट से। इसका हम क्वेश्चन भी करेंगे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। तो फाइनेंशियल एसेट्स अगर मोर देन 50% है आपके टोटल एसेट से, अगर टोटल एसेट्स में आपको माइनस क्या करना है, एक चीज माइनस करनी है, दैट इज योर इंटेंजिबल एसेट। तो टोटल एसेट्स माइनस इंटेंजिबल एसेट, जो भी अमाउंट आ रहा है, अगर इस अमाउंट का मोर देन 50% आपका फाइनेंशियल एसेट्स हुआ तो, एंड यहां पे दोनों कंडीशन चाहिए। इन्वेस्टमेंट कंपनी में सिर्फ दोनों में से कोई भी एक कंडीशन, यहां पे दोनों कंडीशन, एंड इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट आपका मोर देन 50% है ऑफ ग्रॉस इनकम एज पर लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर ये दोनों कंडीशन आपने फुलफिल कर ली है तो आपको एज एन NBFC रजिस्टर होना पड़ेगा बाय RBI के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब ये जो NBFC है इसके पास नेट ओन्ड फंड होना चाहिए 10 करोड़ का। जो भी NBFC करंटली अप्लाई कर रही है, नई नई जो NBFCs आ रही है, उनके पास होना चाहिए नेट ओन्ड फंड 10 करोड़ का। मतलब जो 1 अक्टूबर 2022 के बाद रजिस्ट्रेशन कर रही है उनका 10 करोड़ का चाहिए। अब यही 10 करोड़ 2 करोड़ का किसके लिए चाहिए, जो भी हमारी P2P लेंडिंग वाली है, पीयर टू पीयर लेंडर वाली, अकाउंट सेग्रीगेटर वाली है, या फिर वो NBFC जिसका कोई पब्लिक फंड्स नहीं है, पब्लिक इंटरफेस नहीं है, कस्टमर इंटरफेस नहीं है, तो उसके लिए 2 करोड़ की ही लिमिट है। 300 करोड़ की लिमिट है हमारे NBFC IFC के लिए और IDF के लिए, ये दोनों के लिए हमारे 300 करोड़ की लिमिट है। अब सर ये एग्जिस्टिंग NBFC का क्या होगा, तो एग्जिस्टिंग NBFC के लिए तो NOF रिक्वायरमेंट जो 2 करोड़ की है उसको हमें 10 करोड़ तक इंक्रीज करना पड़ेगा सर्टेन कैटेगरीज ऑफ NBFCs के लिए। अब ये सर्टेन कैटेगरीज ऑफ NBFCs कौन सी है सर, ICC, MFI एंड फैक्टर। इसमें हमें 2 करोड़ की जो एग्जिस्टिंग लिमिट है आपकी, उसको आपको 10 करोड़ करना पड़ेगा बाय 31 मार्च 2027। और ये आपको दिया गया है उसका ग्लाइड पाथ कि कैसे हमें उसको 10 करोड़ तक लेके जाना है। कंपनी हमने जो एग्जेम्प्ट किया फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन अंडर RBI, उसमें एक आपकी लिमिट वाली कंपनी है, दैट इज योर CIC कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसका एसेट साइज लेस देन 100 करोड़ है, वो आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, उसको RBI के अंडर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। या फिर वो CIC जिसका एसेट साइज 100 करोड़ एंड अबव है लेकिन वो पब्लिक फंड्स को एक्सेस नहीं करती है, तो भी उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यस। अब इसमें एक और क्लैरिफिकेशन आपका, जो अलग से CIC में इन्होंने अलग से एक पॉइंट दिया हुआ है इन्होंने CIC का, तो उसका क्या करेंगे वो भी हमको क्लैरिफिकेशन बताने वाले हैं।
कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं कि हर एक कंपनी को मिनिमम कैपिटल रेशियो मेंटेन करके चलना पड़ता है 15% का, जो बैंक के लिए 9% है वही एनबीएफसी के लिए 15% का है। टियर 1 कैपिटल हर एक एनबीएफसी को रखना पड़ता है 10% का, एटलीस्ट 10% आपको रखना पड़ेगा, एग्जैक्ट 10% होगा तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो टियर 1 कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ये एमएफआई के लिए नहीं है। अब सर ये एमएफआई के लिए क्या है, तो एमएफआई के लिए कुछ भी नहीं है, हमें दिया ही नहीं गया। जो चीज दी नहीं गई है हमारे आईसीए मॉड्यूल में वो हमें पूछी नहीं जाएगी, तो उस पर दिमाग मत लगाओ, जितना दिया गया है एटलीस्ट उतना अच्छे से पढ़ लो। नेक्स्ट सर, जो एनबीएफसीज है जो गोल्ड ज्वेलरी में लेंड करती है उसको मेंटेन करना पड़ेगा मिनिमम टियर 1 कैपिटल ऑफ 12%, मतलब नॉर्मल एनबीएफसीज के लिए 10% है और गोल्ड ज्वेलरी वाले एनबीएफसीज के लिए 12% है। सर कौन सी एनबीएफसी गोल्ड ज्वेलरी वाली होती है, वो एनबीएफसी जो गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट जो लोन्स दे रही है वो लोन्स आपके फाइनेंशियल एसेट्स के 50% और मोर है, मतलब टोटल आपके फाइनेंशियल एसेट्स का 50% और मोर आपके वैसे लोन्स है जो आप गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट दे रहे हो, तो हम आपको ये वाली एनबीएफसी मान के आपको टियर 1 के कैपिटल की जो लिमिट है वो 12% हो जाएगी, ठीक है। तो टियर 1 10% है, इसका 12% है और टोटल आपका 15% है। इसका कैलकुलेशन हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाले पार्ट में। नेक्स्ट आते हैं रिस्क वेट एसेट्स में, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, आईसीए ने अभी तक टेस्ट नहीं किया है, लेकिन हमने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस बनाया है उसमें हमने ये सारे के सारे रिस्क वेट ग्राफ के टेस्ट किए हैं ताकि आपको याद रहे कि अच्छा कौन से पर्टिकुलर पॉइंट में कौन सा रिस्क वेट लगने वाला है, ठीक है। तो ऐसे बहुत एनालिसिस करके हमने बहुत सारी चीजें यहां पे आपको प्रोवाइड करी है। ये क्या बोला सर, रिस्क वेट की बात कर लेते हैं। कैश इन बैंक, एफडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स फॉर बैंक, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, लोन्स जो फुल्ली सिक्योर्ड है डिपॉजिट्स के अगेंस्ट, जो लोन्स टू साफ है, इनकम टैक्स, टीडीएस जो है हमारा एडवांस टैक्स जो हमने पे किया है, इंटरेस्ट ड्यू ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, फंड जो मैंने सीजी को दिया है, डायरेक्ट लोन एंड इन्वेस्टमेंट जो मैंने एसजी की सिक्योरिटी में किया है, सीजी के जो गारंटीड क्लेम्स है, इन सब के लिए आपका रिस्क वेट जो है वो 0% है। अब सर रिस्क वेट क्या होता है कि सपोज ये एसेट है, इसको मैं 0% से इंक्लूड करके ये मेरे रिस्क वेटेड एसेट्स में इंक्लूड करूंगा और ये जो टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स आएगा इसको मैं कैपिटल के थ्रू डिवाइड कर लूंगा। डिनोमिनेटर ये ऊपर मेरा कैपिटल रहेगा, नीचे मेरा रिस्क वेटेड एसेट रहेगा और फिर मेरा कैपिटल रेशियो निकलेगा। जो मैं ये कैपिटल रेशियो की बात कर रहा हूं ना, ये कैपिटल रेशियो निकलेगा। सर ये आपने क्या बताया मुझे समझ नहीं आया, तो अगर आपको समझना हो बहुत अच्छे से तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाला देख लीजिएगा, उसमें हमने बहुत अच्छे से समझाया ये सारी चीज जो मैंने आपको बताई कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट बॉन्ड्स जो हमारे पीएस बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बॉन्ड्स है, एसजी गारंटीड क्लेम्स है जो अभी तक डिफॉल्ट में नहीं है या फिर जो डिफॉल्ट में है लेकिन 90 डेज पूरे नहीं हुए हैं, तो फिर उनमें 20% का रिस्क वेट लगता है। मतलब सीजी गारंटीड क्लेम्स में 0% लगता है, इसमें आपका 20% लगता है। ऑल एसेट्स जो पीपीपी कवर कर रही हैं या फिर पोस्ट कमर्शियल ऑपरेशंस डेट हैं, पोस्ट कमर्शियल ऑपरेशंस डेट लिया है, प्री नहीं लिया है, ध्यान दीजिएगा। पोस्ट कमर्शियल ऑपरेशन डेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से ओवर द ईयर ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन, उसका 50% रिस्क वेट है। कितना है सर, 50% रिस्क वेट है। आपको इंडिविजुअली याद रखना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी तक नहीं पूछा है लेकिन बहुत ज्यादा आने के चांसेस है। नेक्स्ट कंज्यूमर क्रेडिट ऑपरेशन, जो भी आपका कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर है, आउटस्टैंडिंग हो भले न्यू हो, जो आपने रिटेल लोन्स में जिसको क्लासिफाई किया है उसको हमें 125% का रिस्क वेट देना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपको कुछ चीजें एक्सक्लूड करनी है। क्या सर, हाउसिंग लोन, एजुकेशनल लोन्स, व्हीकल लोन्स, जो आपने गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट लोन दिया है, माइक्रो फाइनेंस, एसजीएसजी लोन्स, ये सारे आपको एक्सक्लूड करके बाकी जितनी भी चीजें बनती है 125% पे आपको डालनी पड़ेगी। एंड जो क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल है उसका भी रिस्क वेट 125% रहेगा, ठीक है। अब सर जितनी भी इसके अलावा जितनी भी चीजें बचती है, जितनी भी आप सोच सकते हैं, जैसे आपके फर्नीचर वो भी तो एसेट ही है ना, उस पर भी तो रिस्क वेट लगेगा। तो जितने भी आपके अलग अलग एसेट है इसके अलावा वो सारे के सारे एसेट पे आपका 100% रिस्क वेट लगता है। मतलब ये जो एक्सक्लूड कर दिए इनको भी अगर हम देखने जाएंगे तो इनके भी आपका 100% लगेगा। अगर कुछ ऐसा दिख जाए जो आपने इनमें कहीं नहीं पढ़ा हो कि सर पता ही नहीं चल रहा ये तो कौन सा पूछ लिया आईसीआई ने, तो उस पर डायरेक्टली 100% लगा के आ जाना, ठीक है। यस सर। स्केल बेस हमने भी आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाया उसमें मैंने कुछ ऐसे दिए हैं जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, तो उसको डायरेक्टली उन्होंने 100% पे लगा दिया है। स्केल बेस्ड रेगुलेशन की बात कर लेते हैं, कौन सी एनबीएफसी को कहां पे क्लासिफाई करेंगे। तो बेस लेयर की बात करें, जो एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग है जिसका एसेट साइज बिलो 1000 करोड़ है तो वो बेस लेयर मानी जाती है। मिडिल लेयर की बात कर लेते हैं, सारी की सारी एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग वाली जितने भी भले उसका कुछ भी एसेट साइड हो वो आपके मिडिल लेयर में आती है, और सारी एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग वाली जिसका एसेट साइज जो है 1000 करोड़ और मोर है वो आपके मिडिल लेयर में आएगी। अपर लेयर की बात कर लेते हैं कि टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसी हमेशा अपर लेयर में रहेगी इन टर्म्स ऑफ देयर एसेट साइज। एसेट साइज के हिसाब से जो भी सबसे 10 बड़ी एनबीएफसी हमारे पूरे इंडिया में वो अपर लेयर में रहेगी ही रहेगी। जो भी हमारी एग्जिस्टिंग नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी है जिसका एसेट साइज बिटवीन 500 करोड़ एंड बिलो 1000 करोड़ है, मतलब बिटवीन 500 करोड़ एंड 1000 करोड़ है,
उनको हम बेस लेयर में डालेंगे, एक्सेप्ट वो एनबीएफसीज जिनको मैंडेटरली मिडल लेयर में डालने के लिए बोला गया है। मिडल लेयर में भी अलग अलग आपकी टाइप ऑफ एनबीएफसीज थी जिनको मिडल लेयर में डालने के लिए बोला गया था, तो वो एनबीएफसीज को तो हम मिडल लेयर में डालेंगे। अगर ये वाली जो पर्टिकुलर एनबीएफसी वो वाली एनबीएफसी नहीं है जिसको मिडल लेयर में मैंडेटरी बोला गया है और इसका एसेट साइज इतना है, तो फिर हम इसको बेस लेयर में डालेंगे। ठीक है, यस सर, ध्यान रखिएगा वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसी की बात हो रही है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट एसेट क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं सर। हर एक एनबीएफसी को कैसे अपना एसेट को क्लासिफाई करना है, ये एमएफआई पे नहीं लगता है। स्टैंडर्ड एसेट मतलब जहां पे कोई भी डिफॉल्ट नहीं हो रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का। अब सर ये आपके सब कुछ सेम कर दिया गया है, बीएल एमएल एंड अबव इन दोनों में, मतलब बेसिकली आपका ये जो पूरा एनपीए वाला क्लासिफिकेशन है वो सेम कर दिया गया है कि नॉर्मली हम एनपीए पूरे जितने भी एनबीएफसी उन सब के लिए तभी मानेंगे जब मोर देन 180 डेज हो जाए। तो बैंक के केस में कितना है सर, अगर आपको याद आ गया हो, बैंक के केस में 90 डेज था और यहां पे 180 डेज है सारी के सारी एनबीएफसी के लिए। बस ये यहां पे खेल है सब स्टैंडर्ड और डाउटफुल का, बीएल का अलग से है और जो हमारी मिडिल लेयर है, टॉप लेयर है, अपर लेयर, उन सबका अलग से है। तो बेस लेयर के लिए सब स्टैंडर्ड एसेट कब मानेंगे, जब आपको एनपीए बने हुए, जब तक आप एनपीए हो 18 महीने तक के, एनपीए बन गए 18 महीने तक आपको सब स्टैंडर्ड एसेट मानेंगे, उससे ज्यादा हो गया तो आपको डाउटफुल एसेट मानेंगे। एनपीए हो सब स्टैंडर्ड एसेट आपको 12 महीने तक मानेंगे बेस्ड ऑन आपका मिडिल लेयर है, टप्पर लेयर है, टॉप लेयर है, जैसे भी उस हिसाब से, और 12 महीने से ज्यादा हो गया तो आपको डाउटफुल एसेट मानेंगे। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं सर, नोट मैं आपको एक देना चाहूंगा कि जो आपका मोर देन 180 डेज का पीरियड है उसको हमें ग्लाइड पाथ के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। जैसे हम एनओएफ को एडजस्ट कर रहे हैं वैसे ही हमें अपने इसको भी एडजस्ट करना है, इस डेज को भी एडजस्ट करना है। तो हमें ये जो 180 डेज है इसको हमें 90 डेज तक लेके जाना है। कहां तक लेके जाना है सर, 90 डेज तक लेके जाना है। ये हमारा टाइमलाइन दिया गया है, कौन कौन से टाइमलाइन तक हमें कौन कौन सा पाथ फॉलो करना है, कौन कौन से डेज ओवरड्यू फॉलो करने हैं। और ये उन एनबीएफसीज के लिए ग्लाइड पाथ एप्लीकेबल नहीं है जिन एनबीएफसीज को 90 डे एनपीए नॉर्म फॉलो करना पड़ता है, मतलब जिनको अभी से ही, जिनके एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस में ही लिखा गया है कि उनको 90 डेज पे अपना एनपीए रिकॉग्नाइज करना है, तो उनको ये ग्लाइड पाथ फॉलो करने की जरूरत है ही नहीं। जिनका अभी लिमिट 180 डेज वाला है उनको 90 डेज पे आना है ना, जो 90 डेज पे ऑलरेडी है उनको एक ग्लाइड पाथ क्यों फॉलो करना पड़ेगा। तो वही चीज भाई यहां पे लिखने की कोशिश कर रहे थे। अब सर करंट पीरियड के लिए, करंट क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछ ले तो हमें 120 डेज लेना है, 150 लेना है, 180 लेना है, ये आपके क्लैरिफिकेशन का पार्ट है, ये हम क्लैरिफिकेशन में आपको बताएंगे। ठीक है, यस सर। सब स्टैंडर्ड एसेट की बात कर लेते हैं। सब स्टैंडर्ड एसेट अगर जहां पे टर्म्स को आपने रीनेगोशिएट किया हो, क्या बोला मैंने, रीनेगोशिएट किया हो, तब तक हम, अगर जैसे किसी भी एसेट के आपने टर्म्स को रीनेगोशिएट कर लिया तो उसको हम सब स्टैंडर्ड एसेट मानेंगे। कब तक मानेंगे, जब तक वो 1 साल तक सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ना दिखा दे, मतलब 1 साल तक हम उसको सब स्टैंडर्ड एसेट ही मानेंगे, स्टैंडर्ड एसेट नहीं मानेंगे 1 साल तक। ठीक है, यस सर। लॉस एसेट में वो एसेट भी आते हैं जिसका नॉन रिकवरेबिलिटी पे खतरा दिख रहा हो। क्यों सर, क्यों ये रिकवर नहीं होंगे, ऐसा क्यों खतरा दिख रहा है, क्योंकि इरोजन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हो गया है, या तो उसकी वैल्यू जो थी सिक्योरिटी की, जो उसने सिक्योरिटी दिया है, जो प्लेज दिया है, सामान दिया है, एसेट दिया है, गिरवी दिया है सामान, उसकी जो सिक्योरिटी की वैल्यू है वो इरोड हो गई हो, खत्म हो गई हो, या फिर वो सिक्योरिटी ही अवेलेबल ना हो, या फिर कोई बोरोवर ने फ्रॉडुलेंट एक्ट किया हो, फ्रॉड किया हो बैंक के साथ, तो उसको हम लॉस एसेट मानेंगे। अब यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि सर कब मानते हैं कि वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इरोड हो गई, तो जब आपने प्रीवियसली एसेस किया था उस सिक्योरिटी की वैल्यू को, और अब जब आप एसेस कर रहे हो सिक्योरिटी की वैल्यू को, रिकवरेबल सिक्योरिटी की वैल्यू को, तो प्रीवियसली एसेस्ड वैल्यू से अब उसकी जो वैल्यू है वो मोर देन 50% डिक्रीज हो गई है। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान दे दीजिएगा, ये आपको बहुत पता नहीं है, हो सकता है आपको ना पता हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मोर देन 50% डिक्रीज हो गई है तो फिर हम उसको इरोजन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी मान के लॉस एसेट में क्लासिफाई कर देंगे, लॉस एसेट मान लेंगे। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स में आपके एक्सेप्ट एमएफआई की क्या प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। लॉस एसेट पे आपको 100% का प्रोविजन बनाना है। डाउटफुल एसेट्स में जो भी एडवांस, जो रिलायजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी से कवर्ड नहीं है उसको हम 100% पे एसेट मानेंगे, 100% पे प्रोविजन मानेंगे। और जो हमारा सिक्योर्ड पोर्शन है उसमें अगर आपका डाउटफुल पीरियड अप टू 1 ईयर है, D1 में आता है तो 20%, 1 to 3 ईयर्स है D2 में आता है तो 30%, और 3 ईयर्स है तो मोर देन 3 ईयर्स है तो 50% माना जाएगा। ठीक है, क्या याद रखना सर, यहां पे है 20, 30, 50, 1
3 और मोर देन 3, ठीक है, यस सर। सब स्टैंडर्ड एसेट की बात कर लेते हैं 10% लगेगा, स्टैंडर्ड एसेट की बात कर लेते हैं मिडिल लेयर के लिए 0.4% लगेगा और बेस लेयर के लिए 0.25% लगेगा सर। अब मिडिल लेयर में 0.4% माना जाएगा प्रोविजन और बेस लेयर के लिए 0.25% माना जाएगा प्रोविजन, ध्यान रखिएगा, इसका भी आपका क्वेश्चन बन सकता है प्रोविजन बनाने का। नेक्स्ट, अगर डाउनग्रेडिंग किया है क्रेडिट रेटिंग ने, हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है एनबीएफसी की उसमें डाउनग्रेड किया गया है, नीचे किया गया है बिलो द मिनिमम स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट ग्रेड, कि भाई ये तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड से भी नीचे चली गई हमारी क्रेडिट रेटिंग, तो हमें अपने एक्सेस डिपॉजिट्स को रेगुलराइज करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा और हमें अपनी पोजीशन को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये आपका एमसीक्यू पॉइंट है, हमें अपनी पोजीशन को रिपोर्ट करना पड़ेगा। कब तक रिपोर्ट करना पड़ेगा सर? विद इन 15 वर्किंग डेज। 15 वर्किंग डेज में हमें अपनी पोजीशन को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखना वर्किंग डेज है, सिर्फ डेज नहीं है। किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा सर? रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई, जिसमें मैं रजिस्टर्ड हूं, जिसमें वो एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, उसके रीजनल ऑफिस पे हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, दो टाइप के आपके फ्रॉड दिए गए यहां पे, एक तो है नेग्लिजेंस, बेदरकारी से कोई फ्रॉड हो गया, या फिर कैश नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेजेस एक पूरा मिला के ही है कि सर नेग्लिजेंस, बेदरकारी, या फिर आपका कैश कम दिख रहा है हमने कि भाई आपके बुक्स में तो इतना दिख रहा है लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन में कम मिल गया, या फिर इररेगुलरिटीज है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में। क्या है सर? इररेगुलरिटीज है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में, तो उसको हम फ्रॉड तभी मानेंगे जब इंटेंशन टू चीट हो, जब हमें लगे, जब हमें महसूस हो कि यहां पे है ना चीट करने का इंटेंशन था, एरर हुआ, गलती से हो गया, चलेगा, तो हम उसको फ्रॉड नहीं मानेंगे। लेकिन फ्रॉड करने का अगर इंटेंशन हुआ तो भी हम उसको फ्रॉड मानेंगे। या तो प्रूव किया गया था ये इंटेंशन, या फिर सस्पेक्ट ऐसा खुशबू आ रही है कि हाँ भाई यहाँ पे फ्रॉड करने का इंटेंशन था, तो हम उसको फ्रॉड मान लेंगे। अगर फ्रॉड करने का इंटेंशन नहीं था, फिर भी कैश शॉर्टेजेस है, इररेगुलरिटीज है, तो हम उसको फ्रॉड इन दो केसेस में मानेंगे। क्या दो केसेस में मानेंगे? कैश शॉर्टेजेस की बात कर रहे हैं कि अगर कैश शॉर्टेजेस मोर देन 10,000 हुआ, अब भले आपका इंटेंशन चीट करने का नहीं था, फिर भी हम उसको फ्रॉड मानेंगे। दूसरा, अगर ये जो कैश शॉर्टेज था वो कैशियर ने रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन मैनेजमेंट ने डिटेक्ट कर लिया, ऑडिटर ने डिटेक्ट कर लिया, ऑफिसर ने डिटेक्ट कर लिया, और वो कैश शॉर्टेज आपका मोर देन 5,000 था, तो फिर हम उसमें फ्रॉड मानेंगे, तो हम इसको फ्रॉड मान लेंगे। मतलब ये सिंपल सी चीज बोल रहा है, अगर कैशियर ने मुझे बता दिया और वो जो कैश शॉर्टेज था वो लेस देन 10,000 था या फिर अप टू 10,000 था, तो मुझे चलेगा, लेकिन 10,000 से ज्यादा हो गया तो फिर नहीं चलेगा, तो मैं फ्रॉड मानूंगा। और कैशियर मुझे नहीं बता रहा है, मतलब कैशियर को तो पता ही होता है ना भाई कितना कैश आया कितना नहीं आया, कैशियर मुझे नहीं बताया, मुझे पता चला मैं जब चेक कर रहा था, तो मतलब यहां पे फ्रॉड है। अगर कम अमाउंट का भी कैश शॉर्टेज हुआ तो, मतलब 5,000 से ऊपर का कैश शॉर्टेज हुआ तो हम उसको फ्रॉड मान लेंगे, 5,000 से कम हुआ तो फ्रॉड नहीं मानेंगे। ठीक है, यस सर। एनबीएफसी को एक आरबीआई को रिटर्न देना पड़ता है, रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स, वो देगी वो डीएनबीएस 01 में। किसमें देंगे सर? डीएनबीएस 01 में। आपका अमेंडमेंट है, ध्यान रखिएगा। हर एक एनबीएफसी को सबमिट करना पड़ता है सर्टिफिकेट। क्या सर्टिफिकेट सर? अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर से सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है कि वो एलिजिबल है टू होल्ड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। किसको सबमिट करना पड़ता है सर? रीजनल ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन, जिसके जुरिसडिक्शन में वो रजिस्टर्ड है। सर कब तक सबमिट करना पड़ेगा? विद इन 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिटर्स की रिपोर्ट साइन होगी उसके 5 वर्किंग डे के अंदर अंदर, या फिर 31 दिसंबर ऑफ द सेम ईयर, 31 दिसंबर तक, दोनों में से जो भी अर्लियर हो। या तो 31 दिसंबर तक कर दो, या फिर आपके ऑडिट रिपोर्ट के 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर कर दो। दोनों में से जो भी जल्दी हो, तब तक आपको अपना एक सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा आरबीआई को। एक बात कर रहे हैं हम लोग फॉर एनबीएफसीज, नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज, उनको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देना पड़ता है, रिटर्न में देना पड़ता है, जिसका नाम है एनबीएस 7। ध्यान रखिएगा, यहां पे है डीएनबीएस 01 और यहां पे है एनबीएस 7। ये है हमारा डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी के लिए, ये है नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी के लिए, ये है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के लिए, ये है रिटर्न ऑन डिपॉजिट्स के लिए। ठीक है, यस सर। सारे एनबीएफसी को कंप्लाई करना है इंडिया पे। अब ऐसे आईसीआई ने ऐसे कोई भी आपकी पर्टिकुलर जो लिमिट से वो हटा दी है, अब सारे एनबीएफसी को कंप्लाई करना पड़ता है इंडिया से। नेक्स्ट लास्ट हमारा एनबीएफसी का एमसीक्यू पॉइंट है। सारे के सारे एमसीक्यू पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। लास्ट पॉइंट है सर कि आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा कोई भी अदर आइटम और अदर एक्सपेंडिचर, अदर इनकम और अदर एक्सपेंडिचर, अगर वो आपके टोटल इनकम को एक्सीड कर रहा हो बाय 1%, मतलब टोटल इनकम के 1% से ज्यादा है अगर आपका वो अदर इनकम और अदर एक्सपेंडिचर, तो आपको अलग से उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और यही चीज अगर मैं डिवीजन 2 की बात करूं तो वहां पे होता है आपको तब डिस्क्लोज करना पड़ेगा जब या तो वो रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशंस के 1% से ज्यादा हो, या फिर
10 लाख विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी हायर है उससे भी अगर ज्यादा है तो ही आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, यस सर। तो मतलब आपके एनबीएफसी के लिए तो ये वाली लिमिट एप्लीकेबल होगी, ये वाली लिमिट पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, यस सर। ये हमने सारे एमसीक्यू डेटा पॉइंट्स कर लिए। अब हम थ्रेशोल्ड, लिमिट्स और एप्लीकेबिलिटी की बात कर लेते हैं। आपके पूरे सीए फाइनल ऑडिट में एक कारो की एप्लीकेबिलिटी दी गई है, एक इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की एप्लीकेबिलिटी दी गई है और एक इंटरनल ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी दी गई है। तो यहां पे हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के, सॉरी, कारो की एप्लीकेबिलिटी। तो एप्लीकेबिलिटी की बात कर लेते हैं कारो में। ये क्या बोल रहा है सर? हर एक कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी पे ये कारो एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट इन कंपनी पे कारो एप्लीकेबल नहीं है। अब सर ये कैसी कंपनी कैसे याद रखेंगे? हमने आपको एक मेमोरी टेक्निक में एक आपको और चीज दी हुई है कारो के क्लॉजेज, कारो के एप्लीकेबिलिटी को याद रखने के लिए, वो हम वहां पे भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूं, एक इंसान जिसने इंश्योरेंस खरीदा बैंक से उसके स्मॉल आईफोन 8 के लिए, तो ये पांचों कंपनीज पे आपका कारो एप्लीकेबल नहीं है। कौन कौन सी कंपनीज है सर? एक इंसान जिसने इंश्योरेंस खरीदा बैंक से अपने स्मॉल आईफोन 8 के लिए, तो 1% कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं है, बैंकिंग कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, स्मॉल कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, सेक्शन 8 कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, और ऐसी प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है जो सारे के सारे कंडीशंस फुलफिल करती हो। क्या बोला मैंने? ऐसी प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है जो सारे के सारे कंडीशंस फुलफिल करती है। क्या कंडीशंस है सर? सबसे पहला, वो ना तो सब्सिडरी होनी चाहिए ना होल्डिंग होनी चाहिए किसी भी पब्लिक कंपनी की, किसी प्राइवेट कंपनी की होगी तो चलेगा। दूसरा, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस आपका मोर देन 1 करोड़ नहीं होना चाहिए एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। ध्यान रखना, ये डेट और पीरियड का भी बहुत बड़ा फर्क होता है। तो पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, टोटल बोरोविंग्स 1 करोड़ से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अब सर ये टोटल बोरोविंग्स कौन सी लेंगे सर? वो बोरोविंग्स जो आपके बैंक से मिल रही है, आपको जो भी आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ली है, उन दोनों को एग्रीगेट करके देखेंगे। 1 करोड़ से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। सर क्या अभी ये क्या एज ऑन बैलेंस शीट डेट देखेंगे? नहीं सर, ये हम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर देखेंगे। अगर 1 सेकेंड के लिए भी पूरे साल में अगर आपकी जो बोरोविंग्स है वो 1 करोड़ से ऊपर हो गई तो फिर हम आपको कारो का एप्लीकेबिलिटी मान लेंगे। ठीक है। एंड तीसरी कंडीशन जो आपको फुलफिल करनी है वो ये है कि आपका टोटल रेवेन्यू इंक्लूडिंग जो आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का रेवेन्यू है वो मोर देन 10 करोड़ नहीं होना चाहिए एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये चारों चीजें अगर आपने कंडीशन फुलफिल कर ली तो फिर हम आपको कारो से एग्जाम कर देंगे। अगर कोई भी एक कंडीशन ब्रीच हो गई तो आप पे कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, यस सर। और एक और चीज है, कारो आपके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी अप्लाई नहीं होता है, लेकिन एक क्लॉज है आपका क्लॉज नंबर 21, ये अप्लाई होता है। मतलब क्लॉज 1 से लेके क्लॉज 20 आपके स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अप्लाई होता है एंड क्लॉज नंबर 21 आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अप्लाई होता है। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं स्मॉल कंपनी का। ये आपके आईसीआई मॉड्यूल में नहीं दिया है, लेकिन आईसीआई इसके एमसीक्यूज जरूर पूछता है कि सर स्मॉल कंपनी है कि नहीं, कैसे पता करेंगे स्मॉल कंपनी के बारे में। तो स्मॉल कंपनी की लिमिट्स भी हमें याद रखनी पड़ेंगी। तो ये बोल रहा है सर स्मॉल कंपनी अगर आप ये सारी चीजें फुलफिल कर रहे हो तो हम आपको स्मॉल कंपनी मानेंगे। सबसे पहली चीज, आपका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहां पे पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ पेड अप कैपिटल की बात हो रही है। तो पेड अप कैपिटल मोर देन 4 करोड़ नहीं होना चाहिए। आपका टर्नओवर मोर देन 40 करोड़ नहीं होना चाहिए। पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप पब्लिक कंपनी नहीं होने चाहिए, मतलब सिर्फ प्राइवेट कंपनी जो है वही स्मॉल कंपनी होगी, पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती है। आप किसी के होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं होने चाहिए। यहां पे था कि आप होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होने चाहिए पब्लिक कंपनी का, यहां तो बोल रहे किसी भी कंपनी का होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होना चाहिए। कोई प्राइवेट कंपनी का अगर मैं होल्डिंग सब्सिडरी हूं तो भी मैं स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं एसोसिएट हूं तो चल जाएगा, जॉइंट वेंचर हूं तो चल जाएगा, लेकिन सब्सिडरी और होल्डिंग नहीं होना चाहिए। आप सेक्शन 8 कंपनी नहीं होने चाहिए। सेक्शन 8 के लिए तो अलग से फिर भी वैसे भी दिया हुआ एग्जम्पशन तो चलेगा। आप कोई ऐसी कंपनी नहीं होनी चाहिए जो गवर्नड बाय एनी पर्टिकुलर एक्ट है, गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना के आपको गवर्न किया है। एग्जांपल है आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो वो कंपनीज को हम स्मॉल कंपनी कभी नहीं मानते हैं। अगर आप ये सारे कंडीशन फुलफिल कर लेंगे तो हम आपको स्मॉल कंपनी मानेंगे। अब आपको एक डाउट आएगा, सर सपोज हमारा टर्नओवर यहां पे तो सर एक्सीड हो रहा है 2 करोड़ जितना हो रहा है, तो अगर 2 करोड़ हो गया, मैं एक कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो मेरे पे कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। पर यहां पे तो सर 40 करोड़ की लिमिट है, तो मेरा टर्नओवर 2 करोड़ का है, तो मैं स्मॉल कंपनी माना जाऊंगा कि नहीं माना जाऊंगा?
जाऊंगा तो मेरे पे कारो तो एप्लीकेबल नहीं होगा अगर मैं स्मॉल कंपनी माना जाऊंगा तो सर। तो फिर सर ये कैसे चेक करेंगे, फिर तो ये क्या लिमिट हो गई सर, कैसे पता चलेगा, बहुत कंफ्यूजन हो गया ना। आईसीए ने कहीं कहीं पे तो आपका ये वाला क्राइटेरिया दे रखा है, कहीं कहीं पे ये वाला क्राइटेरिया स्मॉल कंपनी के नाम से चेप रखा है। तो सर कौन से क्वेश्चन में हम स्मॉल कंपनी देखेंगे, कौन से क्वेश्चन में ये वाला क्राइटेरिया देखेंगे, ये भी मैं आपको क्लैरिफिकेशन में बताने वाला हूं, वहां पे अलग से हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ये सारी चीजें, क्वेश्चन एनालिसिस का पार्ट है ये आपका, ठीक है। यस सर। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का आपका एक एप्लीकेबिलिटी है, ये बोल रहा है कि हमें चेक करना है एज एन ऑडिटर, रिपोर्ट करना है, हमारी ड्यूटी है एज पर सेक्शन 143(3). क्या ड्यूटी है कि कंपनी ने एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, और उनके ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस हमें चेक करनी है। अब ये जो पर्टिकुलर क्लॉज है जो हमें रिपोर्ट करना है अपने ऑडिट रिपोर्ट में, ये प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा। कौन सी कंपनी सर? वो प्राइवेट कंपनी जो या तो 1% कंपनी है या फिर स्मॉल कंपनी है, 1% एक इंसान की कंपनी या फिर छोटी सी कंपनी है, तो उस पर हमें ये अप्लाई नहीं करना है। दूसरा, या फिर ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है जिसका टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ है एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान रखना 50 करोड़ भी हुआ तो भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड मतलब ये वाला भी क्राइटेरिया फुलफिल करना और दूसरा क्राइटेरिया भी फुलफिल करना है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि आपकी एग्रीगेट में बोरोविंग्स, कहां से सर? बोरोविंग्स बैंक्स से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर कोई और कॉर्पोरेट से, मतलब किसी और कंपनी से अगर मैंने बोरोविंग्स ले रखी है तो भी यहां पे काउंट होगी। ध्यान रखिएगा कारों में काउंट नहीं होगी सर, क्योंकि कारों में तो सिर्फ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो बोरोविंग लिए वही काउंट होगी, बहुत माइन्यूट सा पॉइंट है। लेकिन यहां पे तो जो कॉर्पोरेट से मैंने बोरोविंग्स ली है वो भी काउंट हो जाएगी। और ये भी बोरोविंग्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर देखेंगे कि पूरे साल में अगर एक सेकंड के लिए भी मेरे 25 करोड़ या उससे ज्यादा हो गया तो मेरे पे ये एप्लीकेबल हो जाएगा। लेस देन 25 करोड़ रहना चाहिए, मेरा टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ रहना चाहिए, बोरोविंग लेस देन 25 करोड़ रहना चाहिए, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए प्राइवेट कंपनी के केस में। तो फिर मैं ये वाला, तो मुझे एज एन ऑडिटर इसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, नेक्स्ट है आपका इंटरनल ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी की बात कर लेते हैं। इंटरनल ऑडिट में क्या बोला गया एज पर सेक्शन 138, ये बोल रहा है सर हमें इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है हर एक लिस्टेड कंपनी को, ठीक है, हर एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को जिसका डिपॉजिट्स पेड अप शेयर, आप डिपॉजिट्स को पॉट में डालो। क्या बोला मैंने? डिपॉजिट्स को पॉट में डालो, मतलब डिपॉजिट्स पी से आपका पेड अप शेयर कैपिटल, ओ से आपका आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स एंड टी से आपका टर्नओवर। ये डिपॉजिट्स को पॉट में डालो, ऐसे करके आपने सीक्वेंस ये बना लिया और दूसरा सीक्वेंस आपको बस डबल करते जाना है, 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ और 200 करोड़, ठीक है। ऐसे करके आप याद रख सकते हो। अब हम इंडिविजुअली देखते हैं। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स आपके 25 करोड़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स अगर होंगे तो हम आप पे इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल करवा देंगे। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ और मोर लिखा है, ध्यान दीजिएगा। पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर लिखा है, ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लिखा है, ध्यान दीजिएगा। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की लिमिट देखेंगे हम लोग, ठीक है। या फिर यहां पे कोई भी लिमिट और लिखा है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी लिमिट अगर फुलफिल हो गई तो इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स, अब यहां पे बोरोविंग्स कौन सी लेंगे सर? सिर्फ पब्लिक फाइनेंशियल, मतलब जो बैंक वाली और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाली, सिर्फ ये दो बोरोविंग्स लेंगे, कॉर्पोरेट वाली बोरोविंग्स नहीं लेंगे। अगर ये बोरोविंग्स एक्सीड करती है 100 करोड़ को, 100 करोड़ और मोर नहीं लिखा है, एक्सीड लिखा है, अगर एग्जैक्ट 100 करोड़ है तो फिर इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। एक्सीड करती है 100 करोड़ को एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर, बोरोविंग्स केस में तीनों बार यही आया है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, तो यहां पे भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ही लिखा है। एंड लास्ट चीज, या तो फिर आपका टर्नओवर जो है वो 200 करोड़ या उससे ज्यादा है प्रीसीडिंग ईयर में। तो बेसिकली डिपॉजिट्स को पॉट में डालो 25, 50, 100, 200 एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ध्यान रखिएगा डिपॉजिट्स में भी एनी पॉइंट ऑफ टाइम है, बोरिंग्स में भी एनी पॉइंट ऑफ टाइम है, पेड अप शेयर कैपिटल में प्रीसीडिंग ईयर है, टर्नओवर में प्रीसीडिंग ईयर है, मतलब जो ड्यूरिंग द ईयर है बेसिकली, ठीक है। यस सर। अब सर प्राइवेट कंपनी में क्या होगा? प्राइवेट कंपनी में हम दोनों बड़ी वाली लिमिट्स ले लेंगे, बड़ी वाली मतलब ये दोनों लिमिट्स हम ले लेंगे, सेम लिमिट है, सेम बेसिकली सारी चीजें सेम है कि आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए अगर एक्सीड करती है 100 करोड़ से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तो आप पे इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। दूसरी चीज, टर्नओवर अगर आपका 200 करोड़ और मोर हो जाता है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर तो एप्लीकेबल हो जाएगा। या फिर
ये चीज मतलब ये हो गया आपका प्राइवेट कंपनी। अब सर मैं हूं एग्जिस्टिंग कंपनी, ठीक है, मेरा ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, टर्नओवर मेरा 200 करोड़ या फिर उससे ज्यादा हो गया, आज हो गया, तो आज के आज तो मैं इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर सकता ना, मैं तो रेडी नहीं था ये इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए, तो मुझे थोड़ा तो टाइम दो इंटरनल ऑडिट अपॉइंट करने के लिए। तो ये बोल रहे हैं कि अगर एग्जिस्टिंग कंपनी कोई क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है तो उसको 6 मंथ्स के अंदर अंदर इनसे कंप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 6 महीने का आपको टाइम दिया गया है कि आप 6 महीने के अंदर अंदर नया इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर लो, ठीक है, यस सर।